देखिए आज हमें बेसिकली 421 से लेकर 460 तक स्पेसिफिकली, और अगर समय मिल गया तो दो और जोड़ देंगे 462। इतने सेक्शन हमें आसानी से करने हैं और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक आसान सा तरीका बताऊंगा, उसके माध्यम से अगर आप उनने आईपीसी की इन चीजों को देख लिया तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बेसिकली आज टॉपिक कौन सा लेने वाला हूं मैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। आज और कल स्पेशल 2 क्लासेज रहेगी अपने प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस की, बट उनको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे, कुछ नया तरीका होगा। तैयार हो, मजा भी आएगा इस चीज को लेकर, और अपने आप में ये चीजें इंटरेस्टिंग भी हैं। मैं आपको वापस कह देता हूं, आप लोग खुद को प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार मत करो, आप खुद को प्रीलिमिनरी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से तैयार करो। आप ये देखना कि यार हाँ इसमें से ये चीज उसने सवाल पूछ लिया तो, इंटरव्यू में पूछ लिया तो, मेंस के अंदर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो, हर चीज के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। मजा तभी आता है, देखो ऐसा है कि तालाब के अंदर कोई व्यक्ति जंप मारता है ना, तालाब जो बहुत गहराई का है, जैसे राजस्थान का पुष्कर का तालाब वगैरह है, या कोई बहुत बड़ी झील वगैरह है, उसमें कोई व्यक्ति छलांग लगाता है ना, तो छलांग हर कोई नहीं लगा पाता। वही उसमें डेयरिंग करता है जिसको पता है कि मैं डाइंग करूंगा, छलांग लगाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो मुझे वापस बाहर आना भी आता है, वापस मुझे तैरना भी आता है, और अगर मैं ज्यादा दूर चला गया तो मेरे को वापस थोड़ा सा इतना मेरा स्टेमिना है कि यहां से मैं कम से कम इतना तैर सकता हूं। वही व्यक्ति क्या कर सकता है, छलांग लगा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से जुडिशरी का एग्जाम भी भैया तालाब से कम नहीं है, ये भी एक बहुत गहरा समुंदर है। तालाब कहना छोटी बात होगी, इसलिए आपको पूरा पार करना है तो आपको किनारे से आकर कैसे जंप मार के बाहर आना वो भी आना चाहिए, समुद्र में तैरना भी आना चाहिए, और खुद को बचाना भी आना चाहिए, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। चलिए अब बात करते हैं 421 से लेकर 460 तक की बातों की। उससे पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पर समझाना जरूर बताऊंगा कि जो प्रॉपर्टी वाले जो ऑफेंस है ना, प्रॉपर्टी वाले ऑफेंस में एक चीज ध्यान में रखना कि इसके अंदर जितने भी ऑफेंस हैं उनको हमने मोटा मोटा रूप से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहली कैटेगरी थी हमारी थेफ्ट यानी कि चोरी, दूसरी हमारे पास कैटेगरी थी एक्सटॉर्शन, मेरे साथ साथ रिकॉल करते हुए चलो, उद्यापन। थेफ्ट कहां से कहां तक था, 378 में परिभाषित कर रखा है, और आपके 379 से लेकर 382 तक इसकी पनिशमेंट दे रखी है। उद्यापन 383 में बेसिक बात आ जाएगी, और स्पेसिफिकली कहा जाए तो 384 से 389 तक इसकी पनिशमेंट आ जाती है। देन आफ्टर उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर एक्सटॉर्शन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रॉबरी डकैती, रॉबरी और डकैती। 391 में बेसिक आपको उसको समझाने का प्रयास किया गया है, और फिर जितने भी सेक्शन आए जाए आपके वो एक तरीके से क्या करते हैं, उसको पनिश करने के बारे में बात करते हैं। अब बीच में कोई एक आधा सेक्शन डेफिनेशन का आ गया तो उसको इग्नोर करो, मोटा मोटी रूप से जो रेंज हमारे सामने आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। फिर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर 2 सेक्शन आ जाएंगे, कौन कौन से, 403 और 404। देन आफ्टर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 से स्टार्ट होगा, 409 तक जाएगा। फिर रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, रिसीव करना, प्राप्त करना, क्या, चोरी चुराया हुआ माल, स्टॉलन प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, चाहे वो थेफ्ट से चुराया हुआ हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन से चुराया हुआ हो, चाहे वो आपके रॉबरी डकैती से चुराया हुआ हो, वो सारी चीजें क्या आ जाएगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से कवर्ड हो जाएगी, 410 से लेकर 414 तक, ठीक है। फिर आता है आपके छल करना, चीटिंग करने वाला बात, चीटिंग करना, ये प्रोविजन दे रखे हैं 415 से लेकर 420 तक। जब हमारे सामने कल एक शब्द आया था पर्सोनेशन, तो हम लोग यहाँ पर गए भी थे 416 पर, अगर आपको याद हो तो 416 में क्या था, चीटिंग बाय पर्सोना। ये जो सेक्शन ही बीच बीच में अचानक कैजुअली आ जाते हैं ना, इनको भी थोड़ा याद रखने का प्रयास करो। जैसे 171D आया था, इलेक्शन के टाइम में अगर कोई व्यक्ति दूसरे की जगह खुद को जाके वोट दे रहा है, चाहे वो मरा हुआ व्यक्ति या कोई और व्यक्ति हो, झूठे वोटर्स पकड़ के लाता है, उनको अबेट करता है वोट देने के लिए, वो सारा पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा। वो सारा केस 170D था, उसके साथ साथ में पर्सोनेशन का एक और पॉइंट आया था, ये चीटिंग बाय पर्सोना वाला। आप में से कितने कैंडिडेट हैं
जिन्होंने पर्सोना शब्द को, प्रतिरूपण शब्द को लेकर आईपीसी के पीडीएफ में सर्च किया और देखा कि हाँ यहां पर भी पर्सोनेशन आ रहा है, जैसे 205 वहां पर पर्सोनेशन का ऑफेंस दे रखा है, 229 वहां पर पर्सोनेशन का ऑफेंस आ रखा है, 170 वहां पे पर्सोनेशन का ऑफेंस आ रखा है। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने ये एक्स्ट्रा प्रयास किया होगा? मेरे ख्याल से शायद 10%। कल मुश्किल से 10% लोगों ने ये सोचा होगा कि यार क्यों ना सर ने कुछ बातें तो बता नहीं दी कि हम भी थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं उस पीडीएफ में से इन चीज़ों को फाइंड आउट करने का। नहीं किया हो। जिन्होंने नहीं किया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने साथ गलती कर रहे हो। जब आपको मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा क्रिएटिविटी तरीका लाना पड़ेगा तो लाना ही पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो चॉइस। भूलिए मत, जुडिशरी का कंपटीशन कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग मतलब अच्छे खासे धुरंधर आते हैं। उनको उनसे भिड़ना है, उनसे फाइटिंग करनी है तो तरीका भी बदलना पड़ेगा और उस चीज को फॉलो भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये तो बेसिक बातें थी हमारी। यहां तक 420 तक बता रहा हूं, आगे के पॉइंट में वैसे भी अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक काम आज आपको करना है। प्रॉपर्टी के सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, एक ट्रिक बताई थी, उसकी रिसर्च करनी है आज आपको। क्लास खत्म होने के बाद आपका स्पेसिफिक होमवर्क है प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंसेस की, ये रिसर्च आप करने वाले हो। नंबर 1 कॉग्निजेबल आता है, नॉन कॉग्निजेबल। दूसरा आपका टास्क जो है वो ये है कि इनमें से कौन से अपराध कंपाउंडेबल है, कौन से नहीं है, यानी कि सेक्शन 320 सीआरपीसी। जिन 2 सेक्शन के बारे में हम नॉर्मल बात कर चुके हैं उनको अब मैं आपके होमवर्क में शामिल कर रहा हूं। आपको 2 काम करना है। पहला काम, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी है और देखना है इनमें से कौन से अपराध कॉग्निजेबल में आते हैं, नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। और ट्रिक मेरी वाली ट्रिक से करना, नेगेटिव रूल से, सीधा सीधा रूल नहीं, नेगेटिव रूल। मतलब जो ऑड है, ऑड मेथड है, उसको फॉलो करो, उसको अप्लाई करो, उसको क्या करो, अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं जिनको हमें समझना है। अब यहां पर आपसे मैं एक चीज जरूर कहूंगा, वो ये, अब नेक्स्ट अगले 1.5 घंटे तक पूरा अटेंशन पे करना, किसी भी तरह का ध्यान डाइवर्ट मत करना। ओके, देखिए सबसे पहले हमें जो समझना है वो समझना है 421 से लेकर 424 को। एक छोटा सा डायग्राम यहां पे बना रहा हूं मैं। लेट्स सपोज करो ये एक बैंक है। क्या है ये? बैंक। ठीक है, ये एक सप्लायर है। सप्लायर मतलब जो सप्लाई करता है गुड्स वगैरह। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स। इन दोनों ने क्या कर रखा है, इन दोनों ने इस व्यक्ति को बैंक ने इसको कुछ पैसे उधार दे रखे हैं। ठीक है, मतलब लोन दे रखा है। और इसने क्या कर रखा है, इसको कुछ क्रेडिट सेल कर रखी है, कुछ क्रेडिट सेल, उधारी जिसको बोलते हैं, उधार विक्रय है ना, वो यहां पर उसको कर रखी है। अब समझना, ये जो ऑफेंस है, पहला नियम ये ऑफेंस करने वाला ये व्यक्ति होगा। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको बेसिकली मैं कहूंगा डेटर। डेटर मतलब जिसको पैसे किसी को चुकाने होते हैं ना, ऋणी आप कह सकते हो, ये वो शख्स है। तो यहां पर इस शख्स के द्वारा किए जाने वाले अपराध 421 और 422 में आते हैं। तो पहले तो आपको इसकी हेडिंग चेंज करनी है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 421 से लेकर 424 वाले ऑफेंस कौन से होते हैं? ऑफेंस बाय डेटर्स, ऑफेंस बाय डेटर। हेडिंग वहां पे लिखी हुई क्या है? फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय क्रेडिटर्स वगैरह टू इनफी द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर। मतलब आप क्या कर रहे हो, धोखाधड़ी से, कपट पूर्व से किसी तरह का डीड कर रहे हो या प्रॉपर्टी का व्यवन कर रहे हो जिससे क्या हो कि लेनदान को नुकसान पहुंचे। अब लेनदार कौन है इस पिक्चर के अंदर? ध्यान से सुनना, ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर बेसिकली इस पिक्चर के अंदर कहलाता है क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। यहां तक मामला क्लियर है? यस, वेरी गुड। अभी तक हमने क्या समझा है कि बैंक ने कुछ पैसे दे रखे इस व्यक्ति को, सप्लायर ने कुछ उधार माल बेच रखा है। क्या कर रखा है? उधार माल
बेच रखा है, इन्होंने इसको क्या दे रखा है, ऋण दे रखा है। तो फिर जब ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो एक व्यक्ति डेटर कहलाता है जिसने उधार लिया है, और जिसने दिया है वो कहलाता है क्रेडिटर। अब आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट उनको तो बहुत अच्छे से पता है डेटर क्रेडिटर क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा समझ लो इनको। यानी क्या कह सकता हूं मैं, लेनदार, लेनदार या ऋणदाता, ऋण देने वाले। ठीक है, ये जो 421 से लेकर 424 तक के अपराध हैं, ये इसके द्वारा किए जा रहे हैं, डेटर्स के द्वारा, डेटर्स के द्वारा किए जाने वाले अपराध हैं, और इन दोनों के हित को खत्म करने वाले अपराध हैं, क्रेडिटर के इंटरेस्ट को खत्म करने वाले। तो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को खत्म करने वाले अपराध बेसिकली आपको कहाँ मिलते हैं, इस पिक्चर के अंदर 421 से 424 में मिलेंगे। अब कैसे कर सकता है ये डेटर किस तरीके से क्रेडिटर्स के अधिकार को खत्म कर सकता है वो समझिए। इस डेटर के पास सपोज करो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये उसके पास प्रॉपर्टी है, इसको मैं नाम दे देता हूं डी प्रॉपर्टी। देखो कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, ये फंडा समझ में आ गया। 421 से 424 हेडिंग पढ़ोगे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, डी प्रॉपर्टी, यानी कि डेटर्स प्रॉपर्टी। अब अगर बैंक का लोन ये व्यक्ति नहीं चुका पाता है और बैंक वाले अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट से क्या आदेश होगा, देखो लोन नहीं चुकाना अपने आप में एक सिविल मामला बनता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ लोन अमाउंट सिविल मामला है। सिविल मामला बैंक के आदेश होगा कि हाँ भाई इसका लोन, इनकी प्रॉपर्टी बेच के दिया जाए। तो यहां पर कुल मिला के इनकी सिक्योरिटी, क्रेडिटर्स की और सप्लायर की ये जो प्रॉपर्टी होती ना, एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करती है। अब एक्सप्रेसली कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो, हालांकि कर रखी होती ना, जैसे आपने होम लोन लिया है तो बकायदा कागज वागज सारे बैंक के पास ही पड़े रहते, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। खासकर अनसिक्योर्ड मामलों के अंदर सिचुएशन ज्यादा आ रहा है। सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रतिभूति, सिक्योरिटी को क्या कह सकते हैं अपन, प्रतिभूति। ठीक है, अब ये डी डेटर्स किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचा सकता है उसकी कहानी समझना। ये क्या कर सकता है, अगर इस प्रॉपर्टी को अगर क्या कर ले, डिस्पोज कर ले, डिस्पोज करने का मतलब वेवन कर ले। देखो बेच सकता है, अगर मैं किसी से उधार माल खरीद रहा हूं और मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा हूं उस प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी को बेचना मेरा अधिकार है, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के मैं इसीलिए बेच रहा हूं कि ताकि मुझे पता है भविष्य में क्या होगा, मेरे पास बची कुछ प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो क्रेडिटर अपना पैसा लेगा कहां से। अगर ये प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो क्रेडिटर्स अपना पैसा लेगा कहां से। तो उसके खिलाफ मैं क्या करता हूं, उस प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा एग्रीमेंट करता हूं, या फिर ऐसी कोई डीड साइन करता हूं मैं, ऐसी कोई डीड साइन करता हूं, ऐसा कोई दस्तावेज साइन करता हूं जिसके तहत क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का कहीं के नुकसान मेरा कम हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सेदारी कम हो जाएगा। सपोज करो मैंने अपने सर्वेंट के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, कितने में, 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, 20,000 में बेच दी, 1 लाख में बेच दी, ये सारा क्या आ जाएगा, इस पार्ट में कवर्ड हो जाएगा। तो यहां पर आपने प्रॉपर्टी संबंधित ऐसा किसी भी तरह का कोई भी कार्य फ्रॉडुलेंटली किया है, फ्रॉडुलेंटली यानी कि कपट पूर्वक अगर आपने ये कोई चीज की है, आपके सेक्शन 25 के अंदर शुरुआत में समझा रखा है कि फ्रॉडुलेंटली होती क्या है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट यानी कि कपट पूर्वक अगर आपने ये कार्य किया है, और दूसरा आपका इंटेंशन क्या था, डिसीव करना। डिसीव करने का मतलब धोखाधड़ी करना, आपका इंटेंशन भी कुछ इस तरीके का ही था, धोखा देना। तो वो वाले अपराध जो है, इस कैटेगरी के अपराध आपके 421 से 424 में आते हैं। ये बेसिकली हम एग्जाम में क्या है, इनको ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। अभी तक कई बार ऐसे एग्जाम आपने अटेम्प्ट भी किए होंगे, आप में से कई ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने 421, 24 को ठीक है हेडिंग पढ़ी और आगे बढ़ गए, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आपको थोड़ा सा सीरियसली रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें काम आने वाली होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि यार हमें तो कुछ नहीं करना है, बस सामने वाले से पैसा लेके रफू चक्कर हो जाना है, भागना है वगना, कुछ नहीं करना है। ऐसे मामलों में ये चीज़ लागू होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इसके एक बार हेडिंग देख लीजिए जरा, आपका बेरेक निकालिए, 421, 422, 423 और 424, चारों की हेडिंग देखो, और ये जो पिक्चर हमने समझी है इससे कुछ मामला बैठेगा कि नहीं बैठेगा वो आइडेंटिफाई कीजिए। क्या लिखा हुआ है,
डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्रेडिटर्स। लेनदारों में वितरण नहीं हो पाए उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, संपत्ति को बेईमानी से या कपट पूर्वक क्या करते हो, तो कहीं या तो उसको रिमूव कर देते हो या उसको छुपा देते हो, कंसील कर देते हो। अब बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तरीके आपको यहाँ नहीं समझा रखे होंगे। इन्होंने सिर्फ कहा है कि अगर ऐसा आपने किया है तो इसके अंदर अपन, यहाँ पर डी क्या कर रहा था इस केस के अंदर, जो मिस्टर डेटर था वो कर क्या रहा था, वो यही तो कर रहा था, अपने क्रेडिटर्स को धोखाधड़ी करने के लिए प्रॉपर्टी को इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहा है कि उसको पैसा ही नहीं मिल पाए। 422 पे आ जाओ। अच्छा, एक तो ऐसे मामलों में पनिशमेंट अभी हाल फिलहाल याद करने का प्रयास करना ही नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी कह रखा है। पनिशमेंट बाद की बात है, पहले बेसिक थोड़ा सा अपराध का कॉन्सेप्ट समझें फिर आगे चलेंगे। 422 पे आ जाओ। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेप्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। अब इस चीज को समझना, इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। सपोज करो कि डी क्या कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति से पैसे मांगता है, इसका नाम है डी, मतलब डेटर्स का डेटर, इसका नाम क्या है, डेटर का डेटर। तो यहां पर ये इससे जो डी है वो इससे पैसे मांगता है, ठीक है। अब वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहा है, आपको पता है एक गार्निशी डिक्री जारी होती है सिविल लॉ में, गार्निशी डिक्री। उस डिक्री में होता क्या है, कोर्ट आपके जजमेंट डेटर्स के भी डेटर को, जो निर्णित ऋणी है जिसके खिलाफ निर्णय आया है, डिसीजन आया है, उसके डेटर्स को आदेश कहता है कि भैया आप पेमेंट किसी और को दोगे नहीं जब तक हम आपको कह नहीं दे, या फिर आप है जो पेमेंट है जो डिक्री धारक डिक्री होल्डर को दोगे, ठीक है। तो यहां पर ये वाली बेसिक बात आ जाएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर डीडी के संबंध में आप ऐसा कोई अरेंजमेंट कर रहे हो कि भाई क्रेडिटर को नुकसान पहुंचाए, यहां पर क्या किया, प्रॉपर्टी को कंसील किया, छुपाना, प्रॉपर्टी को कंसील करना है, रिमूव करना, नंबर 1। और दूसरा, आप डीडी डेटर्स के संबंध में, देनदार का भी देनदार, उसके संबंध में ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो कि क्रेडिटर्स को क्या पहुंच सके, नुकसान पहुंच सके, तो इसके अंदर कवर्ड हो जाएगा। दूसरा इसमें एक पार्ट रहेगा, कौन सा, 423, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मतलब वहां पर क्या कर रहे हो, वहां पर आप झूठा कंसिडरेशन शो करके कोई डीड बना रहे हो, इस प्रॉपर्टी को आप सेल करने के लिए आपने सेल डीड बना दी। भाई 421 में क्या था, प्रॉपर्टी को कंसील करना, या फिर दूसरा क्या था, उसको रिमूव करना। उसमें कहीं पर भी प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज नहीं कर रहे थे, डिस्पोज करने का मतलब सेल वगैरह नहीं कर रहे थे, रिमूव करना और कंसील करना, यानी कि या तो उसका अपसारण करना या छिपाना उसको। और 423 में क्या हो रहा है, यहां पर आप एक डीड बना रहे हो, एक फर्जी डीड बना रहे हो उस प्रॉपर्टी के संबंध में, और कहेंगे इससे क्या हो जाए, नुकसान होगा क्रेडिटर्स को। 424 क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहां पर आपने क्या किया, रिमूवल और कंसीलमेंट। अच्छा, रिमूवल कंसीलमेंट की बात 421 में भी है और यहां पर आपके 424 में अंदर भी है, दोनों में क्या अंतर है। 421 की हेडिंग से आपको पता चल रहा है यहां पर कि रिमूवल और कंसीलमेंट। अब इसी की आप चौथी लाइन देखोगे ना, यहां पर एक पॉइंट आएगा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अंडरलाइन कर लो इसको, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। 421 चौथे नंबर की लाइन पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, उसको अंडरलाइन कर लो। और वहीं पर आप 424 में पढ़िए, whoever dishonestly or fraudulently conceal or remove any property of himself or any other person, or dishonestly or fraudulently assist in the concealment or removal thereof, or dishonestly release any demand or claim to which he is entitled, shall be punished with imprisonment of this. तो 424 अपने आप में जनरली सब जगह पर लागू हो गया। 424 जो है ना, वो अपने आप में सब जगह पर लागू हो गया, जबकि 421 है, उसने अपने आप को एक जगह पर कन्फाइन रखा है। अब 421 को पढ़ लेते हैं। Whoever dishonestly or fraudulently remove, conceal or deliver to any person or transfer or cause to be transferred to any person without adequate consideration। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए बिना कर रहे हो, जबकि 424 कंसिडरेशन की बात ही नहीं कर रहा है। कंसिडरेशन एनी प्रॉपर्टी इंटेंडिंग देयरबाय टू प्रिवेंट। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है एनी प्रॉपर्टी, और वहां पर खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकता है, किसी अन्य की प्रॉपर्टी भी हो सकता है। intending thereby to prevent or knowing it to likely that he will thereby prevent the distribution of that property among his creditors। सरल भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर कोई डेटर, कोई देनदार अपनी संपत्ति को इस तरीके से अरेंज करे
कि जरूरत पड़ने पर उसमें से क्रेडिटर को, उसके लेनदारों को वो भुगतान नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, इस तरीके से फ्रॉडलेंट या डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी का वो कुछ अरेंजमेंट करे, वो आपके इस पार्ट के अंदर आएगा। अब आपका काम एक बचेगा, इनमें से कीवर्ड सेलेक्ट करें आप। कीवर्ड क्या है 421 में? रिमूवल और कंसीलमेंट। 421 का हेडिंग लिखो, कीवर्ड लिखो रिमूवल और कंसीलमेंट, मतलब इसको अपसारण करना या छुपाना, और उसके नीचे ब्रैकेट में डाल देना विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के। 422 में लिख लो आप, 422 में प्रिवेंट डेप्ट, प्रिवेंट डेप्ट मतलब अपने जो जिससे वो ऋण मांगता है उसको निवारित करना। 423 में क्या आ जाएगा? फॉल्स डीड, फॉल्स डीड। 423 मतलब आप क्या कर रहे हो? कपट पूर्वक किसी तरह का, इस तरह का निष्पादन, कोई विलेख बना रहे हो, झूठा विलेख। और 424 में क्या हो जाएगा? रिमूवल और कंसीलमेंट, और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना जनरल, सामान्य। सामान्य रूप से भी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो भी आपके 424 के अंदर आ जाएगा। अब अगर एक हिंट देखी जाए ना, वैसे मैं जनरली आपको पनिशमेंट के लिए मना करता हूँ, लेकिन एक हिंट देखी जाए ना तो चारों सेक्शन 421, 22, 23, 24 इसके अंदर आप पनिशमेंट देखोगे तो आपको कॉमन मिलेगी। देखो सब में क्या क्या पनिशमेंट लिखी हुई है, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर विथ फाइन और बोथ। 422 में विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर विथ फाइन और बोथ। 423 के अंदर भी 2 ईयर फाइन और बोथ, और 424 में भी 2 ईयर फाइन और बोथ। तो जब सिमिलर है चारों, जब चारों सिमिलर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक टेबल बनानी चाहिए, आपको एक इस तरीके से टेबल फॉर्मुलेट करनी चाहिए और उसको आप भविष्य में चिपका देना, ताकि आगे कभी भी 421 को ज्यादा सीरियसनेस दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप क्या कर लो, 4 कॉलम के टेबल बना लो, ठीक है। यहां पर आ जाएगा आपके कीवर्ड, यहां पर आप लिख सकते हो पनिशमेंट कितनी होगी, सजा कितनी होगी, और बाकी के पोर्शन में क्या आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा आपका सेक्शन 421, 422, 423, 424। ये जो 4 कीवर्ड मैंने अभी आपको लिखा है ये आप यहां पर नोट कर लेना। और पनिशमेंट कितनी लिखोगे? पनिशमेंट बड़ी सिंपल है, 2 साल या फाइन या बोथ, दोनों में से कोई या दोनों। सिंपल से पनिशमेंट लिख देना, कीवर्ड बना देना। बस एक टेबल को आप चाहो तो 4 लाइनों के अंदर 421 से 424 पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपल से इतना कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। ऊपर आप लिख सकते हो, हेडिंग क्या डालोगे? ऑफेंस बाय डेटर्स, ऑफेंस बाय डेटर्स। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं डेटर्स? अगर किसी व्यक्ति ने कुछ लोन वोन लिया हुआ है ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने कोई लोन वोन ली, उसकी प्रॉपर्टी 100% एकदम फ्री है, उसकी खुद की इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो ऐसा कर भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखना। ये टेबल बना के अपने 421 से पहले स्टिक कर देना। तो ये तो आपके अपराध हो गए 421 से लेकर 424 तक वाले, ठीक है। बेसिक बात है, देखो ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पॉइंट है, सीधे तरीके से समझना है, बस खत्म। अब आ जाते हैं आगे। अब आपको मैं कुछ एक और सीन दिखा रहा हूं। ये सीन आप जनरली अखबारों में देखते हो, इस तरीके से बाइकें जलाई जा रही है, वैन जलाई जाती है, गाड़ियां जला दी जाती है वगैरह वगैरह। कई बार ट्रेनों की अलग अलग बोगियां जला दी जाती हैं वगैरह। ये पॉइंट भी इसके अंदर आ सकता है, यस, ये पॉइंट भी इसके अंदर आ सकता है। तो देखो क्या है इसके अंदर, मतलब आगे मैं बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। संपत्ति को क्या करना? या तो उसको नुकसान पहुंचाते हो, डैमेज, या उसका जो वैल्यूशन है, उसके जितनी भी वैल्यूशन है उसको क्या करना? कम करना, वैल्यूशन कम करना। तो यहां पर बेसिक मान लो, सपोज करो मेरे को ये, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है शायद,
रॉयल इनफील्ड अच्छी खासी कीमत है, अब जल गई, क्या कीमत मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाली है। चलो ये तो न्यूज़पेपर का फोटो है, अब आपके काम का फोटो दिखाता हूं मैं आपको एक। ये वाला सीन कुछ याद आ रहा है आपको? अच्छे से देखना, आपके काम की चीज है। जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी के अंदर एक ऐसा सीन था जहां पर क्या है कि अरशद वारशी को लगता है कि नहीं यार ईमानदार एडवोकेट बनना चाहिए वगैरह वगैरह। वो ऐसा अपने कमरे में बैठ के सोच ही रहा होता है कि नॉक करता है, एक पर्सन आता है कि सर मैं वहां से आया हूं और आपकी गाड़ी की डिलीवरी देने आया हूं, आपकी गाड़ी को आपको सुपुर्द करने आया हूं। तो वहां पर वो आता है, गाड़ी वाड़ी देता है, पता नहीं इस महान पुरुष को क्या जचती है, क्योंकि इसके अंदर का वो ईमानदार व्यक्ति शायद जगा हुआ होता है उस समय। और ये अच्छा खासा एक लोहे का रॉड उठाता है, सरिया उठाता है और अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से डैमेज कर देता है। अच्छे तरीके से क्या कर देता है, उसकी बैंड बजा देता है। ठीक, अब ये यहां पर क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा रहा है, प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखना, अच्छे से सुनना, आप जो अगली लाइन में कहने जा रहा हूं। जब कभी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को कम किया जाए, प्रॉपर्टी चाहे पब्लिक की हो या किसी पर्सन की हो, किसी पर्सन में खुद की प्रॉपर्टी भी शामिल है अगर वो सस्वामित्व को ओनरशिप में है, तो ऐसे केस के अंदर जब भी ऐसा कुछ किया जाए वो कहलाता है मिसचीफ, यानी कि रिष्टी। क्या कहलाएगा, रिष्टी का अपराध। रिष्टी कारित करना मतलब मिसचीफ करना, यानी कि प्रॉपर्टी को इस तरीके से आप क्या करते हो, डैमेज करते हो, डैमेज करना प्रॉपर्टी को। और देखो ध्यान से सुनना, ये मिसचीफ शब्द जो है ना, इसकी 5 ब्रांचेस निकलेगी। एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ऑब्जर्व करना इसको। मिसचीफ इस शब्द की, रिष्टी शब्द की 5 ब्रांचेस निकलेगी जो आईपीसी के अंदर अलग अलग जगह पर फैली हुई है, अलग अलग जगह पर क्या हो रखी है, फैली हुई है। कुछ याद दिलाऊं आपको, सुनिए, शायद इसी बहाने आपका कुछ रिवीजन भी होने वाला है आज। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार था, बॉडी का नहीं, प्रॉपर्टी वाला, उसके अंदर भी सिर्फ 4 तरह के बॉडी प्रॉपर्टी के जो अपराध थे उनके खिलाफ आपके पास प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है। उनमें भी मिसचीफ एक था, उनमें भी क्या था, रिष्टी एक था। तो एक तो वो याद कर लो, मतलब मिसचीफ की एक ब्रांच वहां जा रही है। मिसचीफ नहीं पता, मिसचीफ नहीं पता तो प्राइवेट डिफेंस का वो थर्ड पार्ट तो आप समझ ही नहीं पाओगे, वो पार्ट हम समझ ही नहीं सकते। ये क्लियर है भाई, 4 ही तो पार्ट थे, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, ट्रेसपास। क्या क्या थे, चोरी हो गया, रॉबरी लूट हो गया, उसके बाद रिष्टी होगी और चौथा अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। 4 पार्ट हुए वहां पर। तो यानी कि जब आप प्राइवेट डिफेंस पढ़ रहे हो तब आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इस अपराध के संबंध में। तो पहला आपके जैसे प्राइवेट डिफेंस वहां पर काम आ जाएगा। ये प्राइवेट डिफेंस के इस पॉइंट को समझना है तो मिसचीफ को जानना जरूरी है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर आपको याद हो तो हमने विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली, उसमें भी 5 ऑब्जेक्ट होते हैं। विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से ज्यादा लोग 5 तरह के किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो असेंबली, वो जो सभा है, वो जो जमाव है, वो क्या कहलाता है, अनलॉफुल कहलाता है, विधि विरुद्ध कहलाता है। ठीक है, विधि विरुद्ध कहलाता है, राइट। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये विधि विरुद्ध जमाव जो है, वहां पर भी जो थर्ड ऑब्जेक्ट है ना, थर्ड ऑब्जेक्ट वो इसी तरीके का है, इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस। उसके अंदर एक पॉइंट आएगा मिसचीफ, इन ऑर्डर टू कमिट मिसचीफ, ट्रेसपास एंड अदर ऑफेंस, वहां पर भी मिसचीफ का जिक्र आ जाएगा। तो ये अपने आप में इसकी एक दूसरी ब्रांच होगी। और भी कई जगह पर हो सकता है, जैसे कि मिसचीफ के संबंध में स्टेटमेंट आप कोई जारी करते हो, मिसचीफ के संबंध में स्टेटमेंट अगर आप कोई जारी करते हो, वो अपने आप में 505 का अपराध हो जाता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाला जो पॉइंट था ना, 503 से लेकर 510 तक, उसके अंदर एक सेक्शन आता है 505, 505, स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक मिसचीफ। लोक रिष्टी के संबंध में आप किसी तरह का कथन करते हो तो वो वहां से भी जुड़ा हुआ है। वहां से भी क्या पॉइंट हो गया, ये उससे कनेक्टिविटी इसकी स्टैब्लिश हो जाती है। और भी कई जगह पर बातें आएगी जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे। चाहे वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो प्रतिभूति होती है,
उसका क्या करना, आप एक तरीके से उसको कैंसिल कर रहे हो, उसका फाल्सिफिकेशन कर रहे हो, उसको झूठा तरीके से बना रहे हो, वहां पर भी ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तो सिर्फ मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, ये आपका होमवर्क एक और है, ये नोट करते हुए चलना। जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो पीछे वाले पेज पर एक होमवर्क का अलग से टेबल बनाते चलना। एक तो मैंने 421 से 424 की टेबल आपको पूरी बनाने के लिए कहा है, नंबर 1। दूसरा मैंने आपको ये जो मिस्चिफ आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसका कनेक्शन कहां कहां होता है ये फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने का तरीका आपको मैंने बता रखा है, पीडीएफ में जाना, मिस्चिफ वर्ड टाइप करना, सर्च मार देना। अरे बहुत आसान तरीका है। इस एक आसान तरीके से आप लॉ के इतने डिफिकल्ट प्रावधानों को एक साथ समझ सकते हो, मजा आ जाएगा। ये मत सोचो कि हम सिर्फ 425 सेक्शन पढ़ रहे हैं तो बस उसी तक हमको सीमित रहना है, कभी नहीं सोचना। और अगर ऐसा सोच रहे तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। लॉ कभी भी अकेला नहीं आता है, वो हमेशा झुंड में आता है, और आपको वो झुंड दिखना चाहिए। और वो कब दिखेगा आपको, जब आप इस तरीके से लिंकिंग जोड़ते हुए जाओगे। एक बहुत हॉलीवुड की फेमस मूवी थी शेरलॉक होम्स, है ना, आयरन मैन जिसमें एक्टर ने रोल प्ले किया था, वो उसका लीड रोल प्ले, उसमें उसी मूवी में लीड एक्टर था। वो जब भी किसी केस को सॉल्व करता था ना, तो उसके कमरे के अंदर इस तरह की चीजें थी कि मतलब एक वायर यहां पे जोड़ा हुआ, उसके आगे पिक्चर लगी हुई है, उस वायर उससे एक छोटा सा धागा कनेक्ट करता हुआ दूसरी जगह आता है। मतलब इस तरीके से कि सपोज करो ये रूम है, यहां पर उसने कोई पिक्चर लगा दी स्टिकिंग, फिर इसका कनेक्शन जोड़ता वो किसी दूसरे पार्ट से जहां पर उसको उसने पहले रख रखा था, फिर इसका कनेक्शन वापस जोड़ता यहां पर इस तरीके से, फिर इसको कनेक्शन को वापस यहां पे एस्टैब्लिश करता, फिर इनके दोनों कनेक्शन को जोड़ता, इन दोनों से कनेक्शन जोड़ने के बाद एक तीसरी चीज को यहां पे इस तरीके से कनेक्ट करता। कोई अनजान व्यक्ति देखता, उसको समझ में नहीं आता, वो कहता है पागल आदमी है। और वही पागल आदमी क्या करता है, अब आज भी हमारे हिस्ट्री का जो अपने आप में एक क्या कहते हैं लेजेंड जो स्पाई था, वो कहेंगे शेरलॉक होम्स कहलाता। तो यहां पर है ना ये, और वो था कि वो हमारे व्योमकेश जी भी हुआ करते थे, वो भी अच्छे तरीके से जासूस थे। लेकिन मैं आपको सिर्फ चीज इसलिए बता रहा हूं, हम लॉ में भी ऐसा कर सकते हैं, भले ही हम जासूस नहीं है, बट हम ऐसा कर सकते हैं। और वो आसान सा तरीका है, मिस्चिफ का एक धागा पकड़ो, जहां जहां जा रहा है सबको एक साथ सील दो, ये होगी लॉ की भीड़ को इकट्ठा करना। फर्क पड़ता है, अभी आपको अचानक फर्क नहीं दिखेगा, टाइम के साथ साथ फर्क दिखे। जब यही पॉइंट आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे ना, तब आपको लगेगा हाँ यार बात तो है, वो जो चीज वहां पड़ी थी यहाँ पे काम तो आ रही है। तब आपकी आंखों में एक चमक आएगी कि हाँ यार, तब तो इसका मतलब जो मेहनत की वो ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये हमारे जो अरशद वारसी हैं, उनके माध्यम से मिस्चिफ का एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। ठीक है, और या फिर जो भी दंगे वंगे होते हैं वहां पर इस पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अब जरा आपको क्या करना है, आपको मिस्चिफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सुनिए काम की बात, क्या होगा यहां पर, मिस्चिफ को मैं रिश्ती, इसको 3 हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। 3 हिस्से कौन कौन से होंगे उसको समझ लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं बचेगा। पहले तो 2 हिस्से बनेंगे, एक तो आपको 425 में मिस्चिफ की परिभाषा को समझना है, ठीक है, और बाकी के जितने भी सेक्शन बचते हैं 426 से लेकर 440 तक, उसमें उसकी पनिशमेंट को समझना है। बट ये पनिशमेंट को मैं थोड़ा सा नया तरीका अपनाते हुए 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। 2 हिस्से कौन कौन से होंगे, एक तो हिस्सा होगा एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरा होगा स्पेशल प्रॉपर्टी। भाई एक बात तो हमको समझ में आ गई है, क्या समझ में आ गई है कि मिस्चिफ 425 से 440 तक, यानी कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या उसके वैल्यूएशन को कम करना। हो सकता है वो प्रॉपर्टी किसी पब्लिक की हो या किसी अन्य पर्सन की हो, ये बात तो हमको समझ में आ गई। उसी को बेसिकली क्या कहते हैं, मिस्चिफ कहते हैं। अब उसकी परिभाषा पढ़ भी लेंगे 425 के अंदर, लेकिन एक बात आप मस्तिष्क में खुद को डायरेक्शन दे दो कि जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तब हमें पढ़ना उसको इस तरीके से, क्या करना है, स्पेशल प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, और इसकी यहां पर आ जाएगी हमारे पास में परिभाषा, इस तरीके से पढ़ना है। यकीन मानिए सिर्फ 425 पढ़ेंगे, बाकी के सेक्शन आसानी से भी क्लियर होने वाले हैं आपके सामने। जरा निकालो एक बार 425, 425 सेक्शन को पढ़िए और उसको साथ साथ हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं। Whoever, जो कोई भी
विथ इंटेंट टू कॉज, उसका या तो इंटेंशन हो और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज, दो बातें आ रखी है। देखो इंटेंशन भी आ रहा है और साथ ही साथ में ऑब्जर्व करते हुए चलें तो यहां पर नॉलेज की बात भी की जा रही है। मैं यहां पर बेसिकली मिस्चिफ की जो परिभाषा है उसको एक्सप्लेन करने का एक प्रयास कर रहा हूं। यहां पर नंबर 1 इंटेंशन, आशय और नॉलेज, दोनों चीजें। अब इंटेंशन और नॉलेज में क्या फर्क होता है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नॉलेज में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उससे किसी का नुकसान हो सकता है, किसी का हो सकता है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। किसका हो रहा है, कैसे होगा, उस पर आपको नहीं जाना है। क्या लिखा हुआ है, वो एवर, जो कोई भी इस आशय के साथ से यह संभाव्य जानते हुए कि वो इससे क्या करेगा, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, दो शब्द लिखे हैं यहां पर, रॉन्गफुल लॉस करेगा या डैमेज करेगा टू द पब्लिक और एनी पर्सन। तो इंटेंशन क्या है इसका, इंटेंशन है इसका रॉन्गफुल लॉस करना या फिर डैमेज करना। अभी रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, दो शब्द है हमारे पास, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। ये आपको बेसिकली डिसऑनेस्टी वाला जो सेक्शन है उससे पहले समझा रखे हैं, है ना। आप 23 को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर ये पॉइंट आपको मिल जाएगा कि क्या होता है रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन। ऐसी चीज जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं हो वो आपको मिल रही है, वो गेन है। ऐसी चीज जो आपको नहीं होना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति के कारण हो रहा है वो हो जाता है रॉन्गफुल लॉस, है ना। सदोष तरीके का हानि होना, किसको, या तो पब्लिक को, लोगों, सारे लोगों को, या किसी भी पर्सन को। तो अभी तक तो बात किसकी की, अभी तक तो बात सिर्फ किसकी आ रखी है, मेन श्रिया की। बेसिकली ये जो हमने देखा है ना, ये क्या है, ये इस अपराध की मेन श्रिया है। जब आप अपराध की डेफिनेशन पढ़ते हो तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इसमें मेन श्रिया कौन सी है और एक्टस रियस कौन सा है, ठीक है। तो अभी तक तो बात सिंपल सी इतनी आई है, एक्टस रियस आगे आएगा, कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी सच चेंज इन द प्रॉपर्टी, change in the property or change in the situation thereof as destroy or diminish the value or utility or affect it injury, वो क्या कहलाएगा, अपने आप में बेसिकली मिस्चिफ कहलाएगा। तो यहां पर ये तो आ गई मेन श्रिया, तो मेन श्रिया के साथ एक्टस रियस क्या हुआ, तो यहां पर एक्टस रियस जो है वो क्या होगा, आप या तो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसका जो वैल्यूशन है वो डाउन कर रहे हो, वैल्यूशन डाउन कर रहे हो, या फिर आप उसको अन्य तरह की किसी तरह की कोई इंजरी पहुंचा रहे हो उस प्रॉपर्टी को। ये तीन तरह की चीजें अगर आप कर रहे हो और इस नॉलेज के साथ में कर रहे हो, यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो वो अपने आप में इक्वल टू क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मिस्चीफ यानी कि रिस्टिंग। मेरे साथ साथ याद करें इसको, अगर आप इंटेंशन इस आशय के साथ में या इस नॉलेज के साथ में क्या करते हो, कैसा नॉलेज, कैसा इंटेंशन, कि मुझे किसी व्यक्ति को या लोगों को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना है या फिर क्या पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है, एक तरीके से डैमेजेस पहुंचाना है, और उसके कारण मैं किसी क्या करता हूं, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं, उसका वैल्यूएशन, उसका आकलन कम कर रहा हूं या उसको कोई क्षति पहुंचा रहा हूं, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, मिसचीफ कहलाएगा। अब ये बात इंप्लाइड है कि आप में से कुछ कैंडिडेट ने सेक्शन 23 के साथ में जाके लिख लिया है क्या, कि रीड विद 425, और कुछ ने नहीं लिखा है। जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो आदत डाल दो, कहने की आवश्यकता नहीं है। आ गया ना रॉन्गफुल लॉस शब्द, जैसे ही आ गया सेक्शन 23 में उसका लिंक है, तो देखो जब आप सेक्शन 23 की एक्सप्लेनेशन रिवीजन के टाइम पढ़ रहे होंगे ना, तो उस समय आप ढूंढोगे कि यार इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने, 425 इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 23। सेक्शन 23 के शब्द को अप्लाई करना मतलब उसका एग्जाम्पल ढूंढना। एग्जाम्पल होता क्या है, जो आपने समझा है वो किसी सिचुएशन में आपको दिखाई दे, दैट्स कॉल्ड एग्जाम्पल। तो सेक्शन 23 एक कॉन्सेप्ट रॉन्गफुल लॉस का, और ये उसका एप्लीकेशन, ये कैसा हो गया, उसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये वाली बात बेसिकली अप्लाई हो जाती है, ओके। अब एक सवाल ये कि जो संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है, ये कौन सी होगी, मतलब मूवेबल इमूवेबल हो वो, या अपने आप में स्थावर या जंगम, जो भी अपन कहते हैं। तो ध्यान रखना, एनी प्रॉपर्टी मतलब एनी प्रॉपर्टी। जब तक हमारा अधिनियम, जब तक हमारे लॉ
दो चीजों में अंतर नहीं करता है, हमें किसी भी तरह का अंतर वहां पर लागू नहीं करना। ये आपको एक सटीक नियम अपने माइंड में सेट कर देना है। जब तक लॉ किसी शब्दों के अंदर अंतर नहीं कर रहा है तो हमें भी अंतर नहीं करना है। प्रॉपर्टी मतलब ऑल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो बेसिक बात हमने समझी है ये क्या थी, आपके एक तरीके से इसकी परिभाषा थी, किसकी, मिसचिफ की। और ये परिभाषा आपको अपने शब्दों के अंदर वहां पर मेंशन करनी है। देखो, अगर आप किसी अपराध को टुकड़े करते हुए पढ़ोगे ना, उसके अलग अलग हिस्से करते हुए पढ़ोगे ना, तो आपको एग्जाम के अंदर चार्ज फ्रेमिंग वाला जो क्वेश्चन आएगा या जजमेंट राइटिंग वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत आसानी होगी। टुकड़े पता है तो आप एक एक टुकड़े को टिक मार्क कर सकते हो। देखो, अगर आप मान लो किसी भी एक बहुत बड़े हैंडलूम है, बहुत बड़े हैंडलूम के मैनेजर और आपको कहा गया है स्टॉक लेना है, तो सारा स्टॉक आप एक साथ ले सकते हो क्या? हम कोई वो पहले एक सीरियल आता था शाकालाका बूम बूम, जिसमें क्या थी, बुक्स उठाओ उसको यहाँ पे रखो और उसके अंदर की बुक्स की सारी बातें हमारे मस्तिष्क में आ जाती थी। हम कोई वो सीरियल के कैरेक्टर तो है नहीं, मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें स्टॉक तो लेना ही पड़ेगा। तो स्टॉक को हम क्या करते थे, डिवीजन में डिवाइड करते थे। मुझे अभी तक याद है हमारे क्या हुआ करता था, गारमेंट की शॉप हुआ करती थी, गारमेंट की शॉप पर हम लोग स्टॉक लेते थे दिवाली के टाइम में। अब हम लोग उस ईयर को फॉलो करते थे, फाइनेंशियल ईयर को, हमारे पिताजी है उस ईयर को फॉलो करते थे। ऑब्वियसली स्टॉक लेने के टाइम में हमें वहां पर बुलाया जाता था। हमें वहां पे बुला के कुछ नहीं करते थे, सिंपली क्या है कि एक्चुअली स्टॉक लेते समय आधा सामान बाहर निकालते थे वगैरह वगैरह। तो हमें डंडा देके बाहर खड़ा कर बेटा देखना, ध्यान रखना, कोई गाय वाय आ जाए तो नुकसान नहीं पहुंचाए। तो डंडा हाथ में होता था बट दिमाग एक्चुअली उस दिमाग दुकान के अंदर चल रहा होता था कि पिताजी किस तरीके से स्टॉक ले रहे हैं। तो उसमें ऑब्जर्व करते थे कि वो एक एक मतलब उसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, पहले सिर्फ लेफ्ट वाले हिस्से का स्टॉक लेंगे, ठीक है, अगले दिन आके वो राइट वाले हिस्से का स्टॉक लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का स्टॉक लेंगे। इस तरीके से वो उनको डिवाइड करते हुए चलते थे। हमें भी यही करना है। हमें भी किसी भी डेफिनेशन को अगर आप अलग अलग हिस्सों में बांट दोगे ना, तो फिर उस हिस्से को टिक मार्क करना हमारे लिए आसान रहेगा कि हाँ ये आ गया, ये आ गया, तीनों आ गए, चलो मिसचिफ डन। मिसचिफ को क्या कर दोगे आप, डन कर दोगे। तो उसी तरीके से हर चीज में ये चीज हमें लागू करनी है, हर चीज में हमें क्या करना है, ये बात अप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो ये जो कुछ बातें वो सिर्फ वन टाइम आएगी आपके सामने। आज मैंने आपको ये बात बता दी कि हमें इस तरीके से किसी भी डेफिनेशन को हिस्सों में बांटते हुए डिवाइड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बात आज के बाद वापस आएगी नहीं, इसलिए इस बात को अच्छे तरीके से बांध के गांठ बांध लो ताकि आप इसको भूलें नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए इस सेक्शन के जो पार्ट हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। आगे जितने भी पार्ट है, देखो 425 हमने समझ लिया ना, 425 समझ लिया, आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। देखो 425 में पनिशमेंट के पार्ट में एनी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति, कोई भी संपत्ति, सबसे बेसिक जो ऑफेंस दे रखा है, पनिशमेंट दे रखी है, वो आपको 426 में दे रखी है 426 के अंदर। बेसिक पनिशमेंट आपको वहां मिलेगी। लेकिन हम सब लोग जानते हैं भाई, जैसे चोरी का अपराध है 378 का, बेसिक पनिशमेंट 379 में होती है। लेकिन जैसे ही एग्रावेटेड सेक्शन अप्लाई हो जाता है, जैसे ही उससे सीरियस इफेक्ट वाला सेक्शन लागू हो जाता है, तो फिर हम बेसिक को याद नहीं रखते, उस सीरियस वाले को रखते हैं। उसी तरीके से 426 के बाद आता है 427। यहाँ पे क्या रखा है कि अगर आपने नुकसान जो पहुंचाया है ना, वो अगर 50 या उससे अधिक का है तो क्या हो जाएगा, ये बात 427 अप्लाई हो जाएगी, 427 अप्लाई हो जाएगी। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 426 कहने को तो अपने आप में कुछ काम का है ही नहीं, कुछ काम का नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 95 के साथ अगर आप इसको पढ़ोगे ना और इसके साथ में आप इसको देखोगे तो पता चलेगा कि 50 रुपए से कम का नुकसान जहां पर हो रहा है, 50 रुपए से कम का नुकसान जहां पर हो रहा है, सिर्फ वहीं पर क्या होगा, ये बात अप्लाई होती है, वहीं पर है जो ये बात क्या अप्लाई होती है 426 वाली। और 50 रुपए कम का नुकसान तो बहुत ही ट्रिवियल है, छोटा सा नुकसान है, और छोटे से नुकसान के लिए कोई मामला कोर्ट में आता नहीं है, मामला कोर्ट में आता नहीं है। इसलिए ये चीजों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करते हुए चलना है। तो 426 अपने आप में एक तरीके से कहीं पर भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी हमें जरूरत वहां पर नहीं होती है।
चलिए अब आगे देखते हैं। तो 426 और 427 ये दो सेक्शन है जो किसी प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो सकते हैं, और 50 से अधिक तो कितना भी हो सकता है, 50 या अधिक, 50 या उससे ज्यादा, ये तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो यहां पर ये बात आ गई। दूसरा अगला है, सीधा आपको आना है 435 पे। देखो जंप कर रहा हूं मैं यहां पर, 426 427 के बाद में सीधा 435 पर आना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, मिस्चिफ बाय फायर, आग के द्वारा आपको मिस्चिफ पहुंचाते हूं, वेयर प्रॉपर्टी इज ₹100, और अगर एग्रीकल्चर है तो 10 रुपया उससे ज्यादा है। प्रॉपर्टी कितने की है, 100 रुपया उससे ज्यादा की है या 10 रुपये से ज्यादा की, लेकिन आग के द्वारा, यहां पर है ना बाय फायर को कवर नहीं कर रखा है, यहां पर सिर्फ आग के द्वारा। देखो पहले जमाने में ना सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती थी वो आग पहुंचाती थी। अभी आपको याद है अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी, इतना बड़ा दानव हो सकता है आग, आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार आग लग जाती है उसके बाद कहाँ तक फैलती है हमें पता नहीं चलता है। गलत सूचनाएं एक बार जारी हो जाती हैं, फिर वो आगे कितनी स्प्रेड होती है हम अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। अब यूट्यूब पर देखना, यूट्यूब पे जो फेक न्यूज है वो ज्यादा वायरल होती है, और जो काम की न्यूज है वो कम वायरल होती है, क्योंकि लोगों को लगता है यार काम की न्यूज तो प्रवचन करने का अपना काम नहीं है। अरे प्रवचन करने का तुम्हारा काम नहीं है तो भैया राक्षस बनने वाला काम तो मत करो। देख ऑब्जर्व करना आप, चाहे व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो। आज सुबह मैसेज आया कि एमआई इंडिया की सबसे बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, तो इसलिए आपको सबको मतलब ये नीचे लिंक को क्लिक करना है और आपको इसको इनाम मिलेगा। कभी भी ऐसे है ना इन चोचलों में मत पड़ना। चोचला एक मारवाड़ी मत है, मतलब इस तरह की जो ट्रबल होती है उसके अंदर मत पड़ना। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपके बैंक के अकाउंट को साफ करने के लिए होती है। ये जो आपके पास ये आधुनिक यंत्र है ना मोबाइल, ध्यान रखना एक तरीके से आपकी पूरी प्राइवेसी लेके बैठा है, पूरी प्राइवेसी लेके बैठा है। अरे हम तो यहाँ तक बैंक का अकाउंट नंबर हमें याद नहीं होता, IFSC कोड याद नहीं होता, वो भी उसके अंदर सेव करके रखते हैं कि ये मेरा सेव रहेगा। और हम में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे भी होंगे जिनको उनका पासवर्ड याद नहीं रहता या ATM कार्ड का पिन याद नहीं रहता, इसलिए वो भी उसको मोबाइल में सेव करके रखते हैं। अब सोच लो, एक सिंगल सा लिंक अपने आप में क्या होता है, वो इंक्रिप्टेड लिंक होता है जो बहुत बड़ी गड़बड़ करता है। बी अवेयर फ्रॉम दैट, है ना। उन चीज़ों के प्रति हमें बहुत ध्यान रहना है, सजग रहना है। और अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को क्या सजग रखेंगे। अगर किसी लॉयर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होती ना, तो मान के चलना भैया सॉरी, आप उस कैटेगरी में आ नहीं रहे हो, क्योंकि अगर वाकई में लॉयर होते तो इन चीज़ों को वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बट देखो आजकल तो अपराध भी बहुत हाई कैटेगरी के हो गए हैं, पता भी नहीं चलता है वहाँ पर, तो इसमें तो ये कहना भी सही नहीं है कि लॉयर के साथ ही नहीं हो सकता। मिस्चिफ बाय फायर अगर किसी प्रॉपर्टी के साथ होता है तो 435, ठीक है। और लास्ट में मिस्चिफ आफ्टर प्रिपरेशन, मिस्चिफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ डेथ एक्सेट्रा। मिस्चिफ आप क्या कर रहे हो, किसी भी डेथ या हर्ट करने की प्रिपरेशन के साथ में अगर आप ये चीज करते हो। अगर आपको याद हो थोड़ा सा 482 के बारे में, सॉरी 382 के बारे में, जहां पर आप चोरी कर रहे हो विद प्रिपरेशन, आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के बारे में, उसका कोई उसको उपहत्या कारित करने के बारे में उसकी क्या कर रहे हो, वहां पर प्रिपरेशन के साथ तैयारी के साथ जा रहे हो, तो वहां पर 382 अप्लाई, उसी के जैसा है 440, उसी के जैसा क्या है यहाँ पर सेक्शन कौन सा है 440। तो 1 2 3 4 वापिस क्रॉस चेक करना आज अपने घर पे क्लास के बाद में, क्या वाकई ये एनी प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं। अगर हाँ तो आज के बाद आपको उनको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पार्ट इसमें देखना है वो है स्पेशल प्रॉपर्टी। अब स्पेशल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है समझिए। जैसे पहला मैं यहां पे लिख रहा हूं एनिमल, एनिमल अगर 10 रुपए से ज्यादा और 50 रुपए तक हैं, 50 तक हैं तो 428 के अंदर आ जाएगा। और 429 में 50 रुपए से ज्यादा का कोई एनिमल है, और अगर कैटल है, कैटल यानी कि मवेशी, अब ये चीज बहुत अच्छे से सुन लेना, कैटल यानी कि आपका जो पालतू पशु होता है उसके बारे में बात की जा रही है, उसके केस में आप सीधा 429 में जंप कर सकते हो, किसी भी तरह का वैल्यूशन का कोई लिमिट नहीं है। अब हालांकि है ना ये 428 जो है वो आज के समय में निर्जीव सेक्शन है। निर्जीव क्यों है, अरे चिकन बनाने के लिए मुर्गी भी खरीदने जाते हो ना, वो भी आज के टाइम में 80 90 100 रुपए से कम में नहीं आती, वो भी इससे कम है। तो 50 रुपए से कम में कौन सा जानवर आएगा। अब कोई चूहा खरीदने जाओ तो पता नहीं, अरे चूहे भी महंगे आते हो, व्हाइट वाला चूहा मतलब
एक बार ऐसे ही पूछा था मेले वेले के अंदर, तो उसका भी रेट उन्होंने 780 बताया था। तो अलग अलग चीजें होती हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना 428 निर्जीव है अपने आप में, 429 बेसिकली वो इसके अंदर कवर हो जाता है। हिंट कर याद कर लूँ, एक सीधा सा तरीका बता देता हूँ आपको। एग्जाम में आपके एनिमल को मारने की बात आए तो 99% चांसेस है कि 429 वाला केस ही आएगा। कैटल तो वैसे भी किसी भी चीज की हो सकती है, कैटल जो है। अच्छा, कैटल के कुछ नाम दे रखे हैं, जरा उनको देख लो एक बार। 429 पे आइए और कैटल्स के नाम को याद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें किलिंग और मेमिंग। आप या तो उनको मारते हो, या उनको पॉइजन दे देते हो, या उनका कोई अंग विक्षेप कर देते हो, या उनको यूजलेस निरर्थक बना देते हो। किसको? एनी एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, मल, बफेलो, बुल, काऊ और ऑक्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, भैंस है, या ऑक्स सांड है, गाय है, बैल है, ये सब किस में आएंगे? कैटल के अंदर आएंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा है आपको? मवेशियों की परिभाषा सीमित दे रखी है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो इन मामलों में क्या है? एनी वैल्यू, और बाकी केस में 50 या 50 से ज्यादा का मामला हो तो उस केस में 50 रुपये से ज्यादा का मामला हो तो। अच्छा, एक बात इंप्लाइड है। क्या इंप्लाइड है यहाँ पर? कि जितनी भी स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, उनको क्या पहुंचाया जा रहा है? मिसचीफ पहुंचाया जा रहा है। मिसचीफ, उनके साथ में उनका वैल्यूएशन कहीं कहीं आप कम कर रहे हो, उनको रिश्ती पहुंचा रहे हो, उनको डैमेज करने का प्रयास कर रहे हो, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वाटर, उसके बाद 429 हो गया। उसके बाद वाटर सप्लाई। अब वाटर सप्लाई मतलब पानी की जो सप्लाई होती है। सपोज करो आपके घर तक आने वाला जो नल का सिस्टम होता है, वाटर सप्लाई जहां से आपका पानी आता है, उसको अगर किसी व्यक्ति ने डैमेज कर दिया मतलब उसने अपने घर के आगे उसको खुदवा दिया और एक इलीगल कनेक्शन ले लिया, आप उसके खिलाफ में 430 वाली बात लागू करा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर वाटर सप्लाई के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। वाटर सप्लाई में अगर कृषि कार्यों के लिए वाटर सप्लाई हो रही है तो भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर ह्यूमन कंजप्शन के लिए या एनिमल कंजप्शन के लिए वो चीजें, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। सीधा सा एक वर्ड है वाटर सप्लाई। 430 को आपको एक की वर्ड देना है, वाटर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद में 431 किसी भी पब्लिक रोड को, ब्रिज को, रिवर को। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों ने देखी होगी, आजकल तो नहीं होती, आजकल तो क्या है, मैरिज गार्डन बने हुए हैं, बट पहले मतलब यूं है कि सड़क पर ही वो खूंटे ठोक देते थे। लोहे का बड़ा कील है ना, उसी को सड़क पर, नई सड़क बनी हुई जस्ट अभी 10 दिन पहले, बट अप्पा ने घरे तो बेटी रो ब्याह है, मतलब तो बेटी के घर की शादी है या बेटे की शादी है, टेंट लगाना है पूरी सड़क पर, तो वहां पर वो करीबन 10-15 इस तरीके से सीधे सीधे क्या है, वो खूंटे लगा देते हैं, और खूंटे लगते हैं तो सड़क बेचारी टूट जाती है। वैसे भी करप्शन वाली सड़क है, ज्यादा टिकती नहीं है, आप सब लोग जानते हो। तो वहां पर वो उन्होंने इस किया, सड़क अगर तोड़ दी, या किसी व्यक्ति ने अपने घर के लिए कोई सेपरेट कनेक्शन लेने के लिए वहां पर वो सड़क को तोड़वा दिया है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस परिस्थिति में क्या होगा, उसमें कहा जा सकता है भैया आप क्या कर रहे हो, 431 कर रहे हो, 431 कर रहे हो, दैट्स नॉट परमिशिबल, ये अलाउ नहीं है। पब्लिक रोड को, ब्रिज को या रिवर को आप इस तरीके से करते हो तो डैमेज पहुंचा रहे हो, ये 431 में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम। ये जल निकासी वाला जो अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसके बारे में, जल निकासी वाला जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे 432। देखो, अंदर जाकर मत पढ़ना, मैं सीधा सा बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूं। 425 को अगर ढंग से समझ लिया है ना, तो इनको सिर्फ कीवर्ड के रूप में नोट करना और आगे बढ़ जाना, ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम को आप मिसचीफ पहुंचा रहे हो, किसी भी लाइट हाउस या सी मार्ग। अब देखो, पहले क्या होता है कि ये समुद्री जो यात्राएं होती थी ना, वहां पर क्या है, लाइट हाउस या सी मार्क हुआ करते थे। अब समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो फिर भी वहां पर क्या है कि मतलब कुछ तैरती हुई चीज छोड़ दी जाती थी, जिसके नीचे बहुत भारी भारी पत्थर जैसा कुछ अटका के रखते, तो वो एक जगह पर स्थिर रहती थी। सी मार्क, लाइट हाउस वगैरह, उनको आप नुकसान पहुंचा रहे हो। या कोई भी लैंडमार्क है, अब ऐसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, जो साइनिंग बोर्ड होता है ना, वहां पर अपने लोगो लगा रखा होता है कि भारी मतों से इनको विजयी बनाओ, कि या फिर अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप यहां से संपर्क को, एडवर्टाइजमेंट करना, विज्ञापन करना, उसके होते हैं। लैंडमार्क को अगर आपने नुकसान पहुंचाया या उसको आप वहां से उखाड़ के लेके चले गए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उस परिस्थिति के अंदर आपके केस में ये वाला ऑफेंस वहां पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, लैंडमार्क हो गया। उसके बाद है हाउस, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। 436 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ रहा हूं मैं। जरा 436 पे आइए
और 436 में इसको समझने का प्रयास करें। यस 436 सेक्शन को रीड आउट कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। मिस्चिफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव, whoever commit mischief by fire or any explosive substance, जो कोई भी किसी ऐसे निर्माण का जो मामूली तौर पर उपासना स्थल यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप वाला पॉइंट आ सकता है, या फिर ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस के लिए, या प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment either description for a term which may extend to 10 year। तो यहां पर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, फायर के द्वारा नुकसान पहुंचा रहे हो तीन में से एक किसी एक चीज को। ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, या फिर प्लेस ऑफ कस्टडी है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक नहीं, यहां पर आपको तीन शब्द याद रखने होंगे। कौन कौन से तीन शब्द होंगे, देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो कल हम लोगों ने आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास में डिफरेंस पता किया था। जब डिफरेंस पता किया था तो वहां पर क्या पॉइंट आया था, वहां पर आया था कि भाई क्रिमिनल ट्रेसपास अगर तीन में से किसी एक जगह पर किया जाए, प्लेस ऑफ वर्शिप आपकी उपासना का स्थल, आपका ड्वेलिंग हाउस निवास गृह, या फिर प्लेस ऑफ कस्टडी। तो यहां पर प्लेस ऑफ तीन चीजें, कौन सा, प्लेस ऑफ वर्शिप पूजा का स्थल, यहां पर दूसरा आपका ड्वेलिंग हाउस आपके रहने की जगह, या फिर किसी भी सामान को रखने की कस्टडी अभिरक्षा, ये वाला तीसरा पॉइंट। तीनों में से कोई भी एक है और उसको आप फायर के द्वारा, फायर या एक्सप्लोजिव, मैंने आपको पहले भी कहा है फायर और एक्सप्लोजिव को थोड़ा सीरियस वेपन माना जाता है, सीरियस हथियार माना जाता है नुकसान पहुंचाने का, इसलिए पढ़ना जाएगा। उसके बाद है वेसल। अब ये 438, 438, 449, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं हालांकि बीइंग फैकल्टी नहीं कहना चाहिए बट मैं आपको बता देता हूं, ये वेसल वाले जितने भी अपराध है ना, अब अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो थ्योरेटिकल एग्जामिनर है, क्योंकि प्रैक्टिकली वेसल वाला कोई एग्जाम क्वेश्चन वगैरह हमारे पेपर में आज तक तो मैंने देखा नहीं है जो वेसल से संबंधित हो, जलयानों के संबंध में हो, आज तक तो दिखा नहीं जहां तक मेरी जानकारी। अगर कुछ है तो मेरे को भी अपडेट करना। आता नहीं है जी, प्रैक्टिकल सवाल नहीं है वेसल वाला, क्योंकि आज के समय में अब जहाजों में ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं आता है। हाँ, एक वो जो आउटसाइड टेरिटरी वाला है ना, ऐसी शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, वहां पे कोई अपराध हो जाता है, वो एक अलग पॉइंट है, क्योंकि बेसिक एप्लीकेबिलिटी संबंधित है, वो पूछा जा सकता है, बाकी जनरली नहीं आता। तो वेसल की सिर्फ हेडिंग देख लीजिए, 437, 438 और 439। 437 क्या कह रहा है, अगर आप मिस्ट्री पहुंचा रहे हो किसी भी, या वेसल को अनसेफ कर रहे हो किसी डैक्ट या 20 टन से ज्यादा के वेसल को, या 438 के अगर यही अपराध आपने फायर और एक्सप्लोजिव आग या विस्फोटक के साथ में किया है, या फिर कोई भी वेसल जो वापस रिटर्निंग था, वापस आ रहा था, उस पर आपने चोरी करने के इरादे से कुछ ऐसा कुछ कर लिया हो, उसको आप जबरदस्ती साइड में किनारे पर लेके आ गए हो, तो 437, 38, 39 एक एक कीवर्ड। पहला कीवर्ड है किसी भी वेसल को अनसेफ करना। हालांकि यहाँ पर दो तरह के वेसल दे रखे हैं, डैक्ट वेसल और 20 टन से ज्यादा का वेसल, बट उस माथाफोड़ी के अंदर मत जाइए, उस तरह की हेडेक को मत पालो, सीधा सा पॉइंट याद रखो। 437, 38, 39 वेसल के संबंध में है, 440 जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहां पर मिस्चिफ का सिर्फ 425 समझना है, बाकी के सिर्फ आपको कीवर्ड देखना है, बाकी की क्या करना है, आपको कीवर्ड ही याद रखना है। मेरे साथ साथ फटाफट रिकॉल करो, 425 के अंदर मिस्चिफ को समझा रखा, ठीक है, डन। 426 में क्या बात आ रखी है, उसकी बेसिक सजा है, उसका जरूरत वहां पे मेंशन कर रखा है। 427 कह रहा है 50 रुपए से ज्यादा का वैल्यूएशन हो जाता है तो उस संबंध में एनी प्रॉपर्टी 50 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है तो। फिर 428, 29 ये स्पेशल है, एनिमल पर ही अप्लाई होता है, 428 और 29, ठीक है। 28 10 से 50 रुपए के बीच में, 10 से 50 रुपए के बीच में। अच्छा, मैंने 449 का जिक्र गलती से कर दिया है क्या, ओके 439 कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, आप भी अपने स्तर पर कन्वर्ट कर दीजिए 439। तो देखो कहने का मतलब क्या होगा, वैसे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपकी और मेरे बीच में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम जब पढ़ 425 से 440 रहे हैं, तो अगर कोई मानवीय भूल वहां पर दिख जाए तो हमें जय जयकारा नहीं करना है, आगे बढ़ना है। चलिए, तो बेसिकली कहां पर था मैं, भुला दिया, मैं वापस याद कर लेता हूं। हाँ,
425 में मिसचीफ की बेसिक डेफिनेशन आ गई, परिभाषा आ गई। 426 में सामान्य उसकी पनिशमेंट के बारे में जिक्र कर रखा है। 427 के अंदर आपको 50 रुपए से ज्यादा वाले मामलों के बारे में जिक्र कर रखा है। 428 और 29 एनिमल, और 421 कैटल सिर्फ आपके 429 में आएगा। ये सेक्शन अपने आप में निर्जीव है। 430 वाटर सप्लाई, 431 पब्लिक रोड के बारे में आ जाएगा, 432 पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आ जाएगा, 437 लाइट हाउस या सी मार्क। इसको आप एक काम करो, इसको भूल जाओ, लाइट हाउस को, सी मार्क को भी याद कर लेना, याद, सी मार्क और लैंडमार्क। उसके बाद में मिस्चिफ बाय फायर का 435 आया था, और वही अगर आप इन तीनों में से किसी जगह पर करते हो, प्लेस ऑफ वर्शिप, ड्वेलिंग या कस्टडी, 436, इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना भाई। ये एग्जाम में थोड़ा सा कई बार पूछ लिया जाता है, या फिर साथ ही साथ में पैरेलल अगर मैं कहूँ तो 435 भी, ये जरूर याद कर लेना। ये ठीक है, 437, 8, 49 याद करो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो कोई खास बात नहीं है। और ये सेक्शन 426 वैसे भी एक्सपायर्ड हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, और 440 ये इंपॉर्टेंट है। वैसे एनी प्रॉपर्टी के केस में तो 4 सेक्शन तो आप याद कर ही लेना, बाकी वो एक मिसचिफ बाय फायर टू हाउस या जो ड्वेलिंग हाउस था, वो वहां पे जरूरी चीज के बारे में जिक्र करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मिसचिफ वाले पॉइंट को लेकर, राइट। 425 से लेकर हमारे 440 तक का कार्यक्रम। अब आगे आते हैं। अरशद वारसी का मूवी का जो सीन था वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। उसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से अपने मस्तिष्क में याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने कल पेंडिंग रखा था। कल कौन सा पेंडिंग रखा था? ट्रेसपास। वापस आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा चाहिए मुझे, आधा घंटा चाहिए। 441 से लेकर 460, 441 से लेकर 460 आप भूल नहीं पाओगे। देखो अभी तक मैं 441 से लेकर 462 को ट्रेसपास कहता आया था। 441 से लेकर 462 तक को मैं क्या कहता आया था? ट्रेसपास कहता हुआ आ रहा था। लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ 441 से लेकर 460 तक को ट्रेसपास कहूंगा, और ये जो दो सेक्शन है 461 और 462, इनको कुछ और नाम देंगे। बेसिकली ट्रेसपास जो होता है ना, ट्रेसपास जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है, स्थावर संपत्ति पर होता है ना। अब किसी की बाइक पड़ी है, बाइक के ऊपर बैठ गए, इसको अतिचार नहीं कहेंगे, इसको अतिक्रमण कहेंगे, एनक्रोचमेंट, वो अलग चीज हो जाता है ना। तो ट्रेसपास जो बेसिकली है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है। हालांकि स्पेसिफिक बात नहीं लिखी है, इट्स ओके, लेकिन एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे ना हाउस ब्रेकिंग वगैरह के, उन एग्जाम्पल में आपको मिलेगा वही कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र वहां पर कहीं न कहीं कर रखा है। ठीक है, 462 और 461 जो है वो बेसिकली क्या है, कोई बॉक्स है, रिसेप्टेबल है ना, कोई बॉक्स है, कोई कंटेनर है, कंटेनर में जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, उसको खोलने की बात की जा रही है, उसको खोलने की बात की जा रही है। तो ये मतलब ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, उसके मूवेबल प्रॉपर्टी में उसको खोलना बिना परमिशन के। अब हालांकि इस ट्रेसपास के साथ में इसलिए रखा है कि यहाँ पर भी क्या कंसेंट नहीं होती, यहाँ पर भी सहमति नहीं होती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉक्स है, कंटेनर, इसको खोलना 461 62 में जिक्र कर रखा है। लेकिन जहां पर बात आज के बाद ट्रेसपास की आएगी, तो आपके और मेरे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आज के बाद डेवलप हो चुकी है कि हम लोग 441 से 460, 441 से 460 वाले सेक्शंस के बारे में सोचेंगे अपने मस्तिष्क में, 441 से 460। अब उन चीजों को वापस क्या करते हैं, वन बाय वन थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। हालांकि कल हम डिस्कस कर भी चुके हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको कुछ एक पिक्चर याद दिला देता हूं। क्या है, कई बार मेमोरी, रिफ्रेशिंग मेमोरी एक प्रावधान है हमारे एविडेंस लॉ में, एक सेक्शन आता है 159, मेमोरी रिफ्रेश करना। तो वहां पर वो क्या है, उसमें तरीके दे रखे हैं, कौन कौन से तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से वहीं पर मैं भी आपकी 159 कर रहा हूं। देखो अब एक शब्द आया है, जैसे कैजुअली शब्द आया 159, तो कभी कभार अपने दोस्तों से बात करते हो ना, यार तेरे को याद नहीं आ रहा, चल मैं याद दिलाता हूं। तो उसको बोलो तेरे को नहीं याद नहीं आ रहा, रुक मैं 159 करता हूं। अपनी आदतों में शामिल करो उसको, अपनी आदतों में जैसे जैसे सेक्शन को शामिल करोगे, वो जस्ट पानी के अंदर शक्कर घुलती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, दिखेगी नहीं, बट उसके अंदर मिठास होगी। आपकी इंटेलिजेंस ही हो सकता है वहां पर दिखे नहीं, बट आपके एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है,
तो वहां पर 159 मेमोरी रिफ्रेश करने का, मैं भी आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपके साथ में 159 करता हूँ। एक तो ये वाला सीन हमने कल देखा था, हाउस ट्रेसपास, वहां पर हमारे बाहुबली जी शक्तिमान बन गए थे, घूमते घूमते इसके ऊपर जा रहे थे सीधा, मतलब फ्लाइंग एयर का रास्ता बनाते हुए, ठीक है। दूसरा एक इमेज हमने ये भी देखा था यहाँ पर, जहां पर हमारे ये अक्षय कुमार जी हैं, वो इस तरीके से किक मारकर किसी गेट को जबरदस्ती खोल रहे, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी गेट को खोलना वोलना, वो वाला पॉइंट आया था यहाँ पर। तो ये, और अंदर जाकर भी वो क्या कर रहे थे, कुछ इस तरह से मतलब यूं बाजू बाजू ऊपर चढ़ा के उसको तो डराने वराने का काम कर रहे थे। तो ये तो हो गया आपका 159। अच्छा ध्यान रखना 159 एविडेंस में 160 और 161 को भी इस्तेमाल करना पड़ता है, वो बाद में करेंगे, अभी तो इतना समझ लो। पहले तो रिकॉल कर लो अभी तक का। 441 में बेसिकली क्रिमिनल ट्रेसपास दे रखा है, सीधा सा मतलब है उसका आपराधिक अत्याचार का। अगर किसी और की प्रॉपर्टी पर आप बिना उसकी कंसेंट के एंटर कर रहे हो और वो भी क्रिमिनल इंटेंट को रखते हुए कहीं न कहीं, वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है, ठीक है। अब क्रिमिनल ट्रेसपास 441 में परिभाषित कर रखा है, और यही क्रिमिनल ट्रेसपास 3 जगहों पर अगर कर दिया जाए, प्लेस ऑफ वर्शिप उपासना स्थल पर, आपके ड्वेलिंग हाउस पर निवास गृह पर, या फिर जहां पर आप किसी चीजों वस्तुओं की अभिरक्षा प्लेस ऑफ कस्टडी होती है वहां पर, तो वो कहलाता है हाउस ट्रेसपास यानी कि गृह अतिचार। अगर गृह अतिचार किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर उससे छुप छुपा कर किया जाए, उसको कहा जाता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, प्रश्नाच्छन्न गृह अतिचार। 443 के अंदर वो बात हमारे सामने आई थी। और यही चीज अगर आप आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज करते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे ऑफेंस जो स्पेसिफिकली सनसेट और सनराइज से कनेक्शन रखते हैं उनको एक साथ याद रखना जरूरी है। ऐसे अपराध जो स्पेसिफिकली सनसेट और सनराइज में हुए हैं, इसका उनका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। जैसे रॉबरी, हाईवे पर रॉबरी आप सनसेट और सनराइज के बीच में करो तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा मिलती है। तो ऐसे अपराधों को थोड़ा सा माइंड में सेट रखना है ना, याद करना। एक हिंट दे रहा हूं, जब वो आएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली मेरी वाली बात याद आ जाएगी। तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हमारे 444 के अंदर आ गया। फिर आया था हमारे पास हाउस ब्रेकिंग, अलग अलग तरीके थे, उन तरीकों से अगर आप वो चीज करते हो तो वो किसमें कवर्ड हो जाता है, एक तरीके से हाउस ब्रेकिंग वाला सीन आ जाता है। अब ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास वगैरह हैं, गृह भेदन वगैरह, इनकी बेसिक बातों को तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं जाना है। एक चीज ध्यान रखना, एक मैंने आपको कल भी कहा था, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता। लर्किंग हाउस ब्रेकिंग, भाई लर्किंग का मतलब क्या है, देखो LURKING, प्रश्नाच्छन्न यानी कि छुप छुप कर, जो मालिक है उससे छुपाते हुए अगर आप कोई भी चीज करते हो तो उसको लर्किंग कहा जाता है, ठीक है। लर्किंग हाउस ब्रेकिंग वाले शब्द की एक्चुअल में आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि हाउस ब्रेकिंग में वैसे भी कुछ न कुछ क्या कर रहे हो, इस तरीके से गड़बड़ कर रहे हो। हाउस ब्रेकिंग के अंदर हमारे पास 6 तरीके थे। 6 तरीके थे, कौन कौन से तरीका था? पहला क्या था कि पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और अबेटर, खुद के द्वारा आपने कुछ पैसेज बना रखे हो, खुद के द्वारा आपने क्या कर रखे हो, बना रखे हो खुद के द्वारा या अबेटर के द्वारा। दूसरा क्या था? नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, जो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए इंटेंडेड थे ही नहीं। तीसरा क्या था? पैसेज ओपन बाय एनी मीन नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्यूपायर, मतलब ऐसे तरीके से ओपन किया गया है, ऐसे साधन से ओपन किया गया है जो कि मकान मालिक या जो वहां पर रहने वाला ऑक्यूपायर है उसके इंटेंशन में ऐसा नहीं था। बाय ओपनिंग एनी लॉक, किसी भी लॉक को खोलते हुए। यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट का इस्तेमाल करते हुए या थ्रेटनिंग का इस्तेमाल करते हुए आप अगर ऐसा चीज करते हो, या अनफास्टनिंग एनी पैसेज विच इज फास्टन, या फिर किसी ऐसे बंद रास्ते को खोलते हुए। तो ये कीवर्ड हमारे सामने जब आए थे तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग होता है। आरजीएस मेंस का या फिर आपके स्टेट जुडिशरी के मेंस का रिटन एग्जामिनेशन का सवाल है, एक्सप्लेन द टर्म हाउस ब्रेकिंग, और वहां पर हाउस ब्रेकिंग में आपको ये सारी बातें बतानी है। अब एक चीज इंप्लाइड है, हाउस ब्रेकिंग में हाउस ट्रेसपास शामिल है और हाउस ट्रेसपास में क्रिमिनल ट्रेसपास शामिल है। ये बेसिक एक सामान्य बात है, ठीक है। तो यहां पर ये तरीका था हमारे पास में हाउस ब्रेकिंग करने का, और हाउस ब्रेकिंग अगर आप नाइट में करते हो तो ये क्या था, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, बाय नाइट। तो यहां पर अपने आप में एक अलग चीज बन जाती है, ठीक है।
अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आना है इसके पनिशमेंट के पोर्शन पर। इसके पनिशमेंट के पोर्शन में यहाँ से अपन को मेन चीज स्टार्ट करनी है। इसके पनिशमेंट को याद करने की एक ट्रिक है, एक तरीका है। बेसिकली वही तरीका मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज की इस क्लास के अंदर। अच्छे से समझना, फॉलो करना उसको। क्या आवश्यकता है क्या इन सेक्शन की भाषा को पढ़ने की? मुझे नहीं लगता। आप एक बार इसको आज घर जाके रीड आउट करना, एक बार इसको घर जाके रीड आउट करना, और ये बात आपको अपने आप में वहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आपके 446 में दे रखा है, और हाउस ब्रेकिंग है जो 445 में दे रखा है। ठीक है। पनिशमेंट की बात जहां तक आती है ना, तो हमें इस पूरे पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमें क्या करना है, इस पूरे पार्ट को, ये जो ट्रेसपास वाला जो सीन है, अच्छा ट्रेसपास की कनेक्टिविटी कहां तक है? क्या जैसे मिसचिफ की हमने कनेक्टिविटी जोड़ी थी, तो क्या इसकी भी कनेक्टिविटी कुछ जोड़ सकते हैं क्या? जवाब है यस, इसकी भी कनेक्टिविटी आप जोड़ सकते हो। याद करो प्राइवेट डिफेंस, वहां पर भी ट्रेसपास का पॉइंट आया था, वहां पर भी ट्रेसपास का ऐसा कोई सीन आया था। एक सेक्शन आएगा आपके पास में ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरुद्ध होने वाले अपराध, कहां से कहां तक? 295 से लेकर 298 तक। वहां पर भी एक सेक्शन आता है 297, अगर आप किसी बुरियल प्लेस पर, मतलब कब्रिस्तान वाली ऐसी जगहों पर अगर आप अतिक्रमण करते हो, अत्याचार करते हो, तो वहां पर भी ट्रेसपास का सीन आ रखा है। तो ट्रेसपास देखो, एक तो होमवर्क मैंने आपको क्या दिया था मिसचिफ का, एक आपको और दे रहा हूं ट्रेसपास के संबंधित सेक्शंस के बारे में, ट्रेसपास से संबंधित सेक्शंस के बारे में। ओके, अब देखिए ऐसा है कि कल मैं आप में से किन भी कैंडिडेट्स को, कुछ रैंडमली कुछ कैंडिडेट्स को बकायदा मॉर्निंग टाइम में कॉल भी करूंगा, और कॉल करने का उद्देश्य एक ही है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि आप वाकई में उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो रिलीजन संबंधी अपराध है, वहां पर एक 297 आएगा, बुरियल प्लेस जो होता है उस पर ट्रेसपास करना, वो भी इससे कनेक्टेड है। तो ये होमवर्क आपको वहां पर करना है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं बात कर रहा था पनिशमेंट को आसान बनाने का, उसको जरा समझिए। अगर हम पहली बात तो ट्रेसपास में 441 से लेकर 446 तक सिर्फ डेफिनेशन पार्ट दे रखा है। कौन सा पार्ट दे रखा है? डेफिनेशन, परिभाषाओं के संबंध में। उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ परिभाषा है। पनिशमेंट की अगर बात की जाए ना, पनिशमेंट यानी कि सजा, ट्रेसपास के संबंध में जो सजा है उसको आप बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। हालांकि एक चौथा हिस्सा भी है, लेकिन वो बहुत छोटा है, वो ऐसे ही याद रह जाएगा आपको। ठीक है, 3 हिस्सों में। कहां से कहां तक? 448 से लेकर 460 तक। एक सेक्शन छूट गया यहाँ पे, कौन सा? 447। अब क्रिमिनल ट्रेसपास की जो बेसिक सजा है ना, वो 447 में दे रखी है। क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार, यानी कि सेक्शन 441, उसकी बेसिक सजा आपको 447 में दे रखी है, जिसको मैं अभी नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ बड़ा नहीं है। बाकी आपको क्या करना है, इसको 3 हिस्सों में जो डिवाइड करना है, वो 3 हिस्से कुछ इस तरीके से होंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। पहला आपका जो हिस्सा होगा वो होगा हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास यानी कि गृह अत्याचार। यहां पर हम उन सेक्शन को एक साथ लिखेंगे जो बेसिकली इसके साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा आपका जो होगा वो होगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग यानी कि गृह भेदन, गृह भेदन। ये दूसरा हिस्सा होगा। और तीसरा जो हिस्सा होगा वो होगा कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास, शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं LHT, और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इन 3 कैटेगरी में आपको क्या करना है, पनिशमेंट को डिवाइड कर देना है। पहले तो 447 क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट है, उसको याद करो और भूल जाओ, याद करो भूल जाओ, कुछ ज्यादा याद रखने लायक है नहीं। 448 से लेकर 460 तक जितने भी सेक्शंस हमारे सामने आएंगे, तकरीबन 13 सेक्शंस हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। पहली कैटेगरी बनेगी हाउस ट्रेसपास,
दूसरी कैटेगरी बनेगी लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग, प्रसन्नाच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन। और तीसरी बनेगी नाइट वाली। तीसरी कौन सी? नाइट के समय में अगर आपने ये दोनों अपराध किए हैं, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग। अगर सेक्शन की भाषा में लिखा जाए, सेक्शन की भाषा में लिखा जाए तो कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बन रहा है? जैसे 442 हाउस ट्रेसपास के संबंध में, लर्किंग हाउस ट्रेसपास 443 और 445 हाउस ब्रेकिंग इसके संबंध में, और ये कौन सा है? 444 और 446 इनके संबंध में। तो ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट था इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया है? 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। सर इससे फायदा क्या होगा? इतनी मेहनत हम क्यों करें? अब बताता हूं फायदा क्या होगा। ऐसा करने से आप उसकी पनिशमेंट को बहुत आसानी से याद कर पाओगे। जैसे कि एक हम आजमाते हैं। अभी पहला पॉइंट उठा रहा हूं मैं, हाउस ट्रेसपास। 448 से हाउस ट्रेसपास आपका स्टार्ट होगा। हाउस ट्रेसपास की बेसिक पनिशमेंट 448, अगर उसके साथ कोई दूसरा ऑफेंस नहीं हो रहा है तो। हाउस ट्रेसपास के साथ अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट डेथ है, 449। हाउस ट्रेसपास के साथ आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट, जिसकी सजा आजीवन कारावास है, 450। हाउस ट्रेसपास के साथ में आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा कोई अन्य तरह का कारावास है, मतलब डेथ और एलआई को छोड़ के, 451। और अगर आपने हाउस ट्रेसपास करते समय प्रिपरेशन करके गए हो, तैयारी करके गए हो किसी व्यक्ति की डेथ करने की, हर्ट कमिट करने की, तो 452। अभी गत वर्ष आरजेएस मेंस के अंदर जजमेंट राइटिंग के अंदर एक सवाल आया था, उसमें इसी तरह का कुछ पॉइंट था। और वहां पर जो कैंडिडेट्स की मार्किंग नंबर दिए गए ना, उन्होंने आसपास सेक्शन लिख लिए। जैसे 451 बन रहा था, 450 लिख दिया गलती से, या 452 लिख दिया गलती से। नंबर नहीं मिले हैं, नंबर नहीं मिले हैं, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं याद करने के लिए इतना इंसिस्ट कर रहा हूं। मेरे साथ फटाफट दोहराइए। क्या था यहाँ पर हाउस ट्रेसपास के अंदर? 448 में हाउस ट्रेसपास की बेसिक सजा है, मतलब आप किसी के घर में अत्याचार तो कर रहे हो लेकिन कोई ऑफेंस आपने कमिट करने का आपका ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। हाउस ट्रेसपास, कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। दूसरा, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, आप ऐसा ऑफेंस करने जा रहे हो जिसकी सजा डेथ है, या ऐसा ऑफेंस करने जा रहे हो जिसकी सजा एलआई आजीवन कारावास है, या कोई अदर तरह का ऑफेंस हो गया। तो 448, 49, 50, 51 और 52 अगर प्रिपरेशन के साथ में। तो अब जरा यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, इसके अनुसार ही मैंने आपके लिए कुछ चार्ट बना रखे हैं, और ये चार्ट बकायदा आपको बनाना है। ऑब्जर्व दिस, क्या आ रखा है यहाँ पर? हाउस ट्रेसपास 442, हाउस ट्रेसपास 442 वाला पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली इसको समझा रखा है हमने, एक्सप्लेन कर रखा है। उसकी पनिशमेंट 448 में अगर नो अदर ऑफेंस, कोई दूसरा ऑफेंस नहीं है, सिर्फ हाउस ट्रेसपास है, 48। अगर आपने हाउस ट्रेसपास एंटर किया टू कमिट द ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ है, 449। अगर एलआई का मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास है, 450। और अदर तरह की इंप्रिजनमेंट है तो वहां पर क्या हो जाएगा? 451 हो जाएगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में हर्ट या असॉल्ट कमिट करने की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेसिकली 452 अप्लाई हो जाएगा, 452 अप्लाई हो जाएगा। तो जब चीजें आसान हो रही हैं तो हम उनको आसान क्यों नहीं करें? सीधा सा सवाल है। जब चीजें आसान हो सकती हैं ना तो उनको आसान कर लेना चाहिए। ओके, तो यहां पर ऐसा ही कुछ है, मतलब एक वर्ड आपको याद रखना है आसानी से। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज याद भी हो जाएगी आपको, ठीक है। अभी तक ये सेक्शन फटाफट मेरे साथ रिकॉल को देखो। सेक्शन रिकॉलिंग की जिम्मेदारी मेरी, इसलिए आपको साथ साथ में रिकॉल कराता हुआ भी चलूंगा। 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार। 443 हाउस ट्रेसपास, गृह अत्याचार। 3 जगहें थी वहां पर मेंशन कर रखा था। छुप छुपा के कर रहे हो लर्किंग हाउस ट्रेसपास, 443। 444 के अंदर नाइट के अंदर लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहे हो। 45 के अंदर गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग हो गया। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहे हो, 446 हो गया। सबसे पहली सजा क्रिमिनल ट्रेसपास की 441 वाले की 447 में दे रखी है। उसके बाद हाउस ट्रेसपास के संबंध में आपको क्या करना है? 1, 2, 3, 4, 5 ऑफेंस एक साथ याद करने हैं आपको। यानी कि सबसे पहले कोई अदर ऑफेंस नहीं है, 448।
ऑफेंस डेथ वाला है 449, ऑफेंस एलआई वाला है 450, ऑफेंस अदर इंप्रिजनमेंट वाला है 51 और ऑफेंस अगर इस तरीके का है 452। पनिशमेंट याद करने की गुस्ताखी अभी मत करो। आप में से कुछ कैंडिडेट होंगे जो शायद बेरेक देखते देखते पनिशमेंट याद करने का प्रयास कर रहे हैं, मत करो, नहीं करना है। अभी गलती भूल जाओगे आप, बेसिक बात भूल जाओगे। जब आपको लगे कि आपको अब हाँ सेक्शन वाला बात मेरे को याद, सेटिंग बैठ गया है, उसके बाद पनिशमेंट में जाओ। उसके बाद है जो क्या करो, पनिशमेंट के अंदर स्विच करो। तो पहला पार्ट तो ये आया। दूसरा क्या था हमारे पास में? दूसरा था लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, यानी कि 443 और 445 वाला ऑफेंस। तो इसमें देखते हैं यहां पर नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो कौन सी है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन। अब इसमें कौन कौन से ऑफेंस है जरा समझिए। 453 विथ नो अदर ऑफेंस। अरे ये तो कॉपी पेस्ट हो रहा है। अरे हाँ कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। एक पॉइंट को अच्छा समझना, उसके बाद आगे की चीजें बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आ जाएगी। 453, 454। अब यहां पे क्या है, इन्होंने डेथ और एलआई वाला पॉइंट ही हटा दिया। लर्किंग हाउस ट्रेसपास के केस में क्या लिखा है, विद इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट वगैरह जो भी है। अगर थेफ्ट करने जा रहे हो तो 10 ईयर्स की एक्स्ट्रा सजा है, बाकी 3 साल तक का पॉइंट है, यानी कि विद इम्प्रिजनमेंट। किसमें? 454 में। उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, प्रिपरेशन किसकी? हर्ट और असॉल्ट की, उपहति पहुंचाना या फिर क्या करना, हमला। असॉल्ट यानी कि 351, हर्ट यानी कि 319। ध्यान रखना बेसिकली जब तक आपको कुछ अलग से डिफ्रेंशिएट करने की बात नहीं हुई, जहां पर भी हर्ट दे रखा होता है उसके अंदर ये भी मान के चलो ग्रीवियस हर्ट का पॉइंट भी इंक्लूड है। मतलब यहां पर आप ग्रीवियस हर्ट करने की प्रिपरेशन करके भी जा रहे हो तो भी कहा तो यही जाएगा, हर्ट करने की प्रिपरेशन करने जा रहे हो। समझ रहे हो, ये बात आएगी इसके अंदर बेसिकली आफ्टर प्रिपरेशन। उसके बाद में फिर यहां पर एक सेक्शन में सीधा उठा रहा हूं 459 का। अगर आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते समय या हाउस ब्रेकिंग करते समय अटेम्प्ट करते हो किसी व्यक्ति को डेथ पहुंचाने का, डेथ मृत्यु या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 459 के अंदर आ रहा है। अब ऑब्जर्व करते हुए चलना, कुछ मामलों में अटेम्प्ट पनिशेबल होता है, लेकिन ये सेक्शन ऐसा नहीं कहलाएगा, ये सेक्शन ऐसा नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, हाउस ब्रेकिंग विथ दिस सेक्शन अप्लाई। आप हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो या लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहे हो तो 459 यहां पर अप्लाई हो जाएगा। याद रह जाएगा, 452 तक हाउस ट्रेसपास खत्म हुआ था, उसके जैसे आगे स्टार्ट हो रहा है 453, 454, 455 और फिर मैंने जंप कर दिया 459। ये जंप इसलिए किया है क्योंकि 500, 456, 457, 458 वो इसका अगला पार्ट है। यही ऑफेंस जब नाइट में किए जाए, यही ऑफेंस जब नाइट में किए जाएंगे, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। यहां पर भी क्या है, 455 पे लास्ट चीज खत्म हुई थी, 456 सेम चीज कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ 457 और 458 आफ्टर प्रिपरेशन। 459 पहले कवर हो चुका है, 460 अब कवर होगा, 460 जो है वो अब कवर होगा। जॉइंट लाइबिलिटी फॉर डेथ और ग्रीवियस हर्ट कमिटेड और अटेम्प्टेड वाइल लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। रात्रि प्रसन्न गृह अत्याचार करते हुए या रात्रि गृह भेदन करते हुए अगर आपने किसी व्यक्ति की डेथ कर दी, ग्रीवियस हर्ट कमिट कर दिया या उसका अटेम्प्ट किया है तो आपकी जॉइंट लाइबिलिटी रहती है। जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जॉइंट लाइबिलिटी यानी कि वहीं 4 लोग साथ में गए किसी का गृह अत्याचार करने के लिए और उन्होंने जाके किसी व्यक्ति को गृह क्या कहते घोर उपत्ति पहुंचा दी 320 वाली, तो चारों जिम्मेदार होंगे कि सिर्फ एक जिम्मेदार होगा? अगर हाउस ट्रेसपास वाला सीन हो गया है तो यहां पर 460 के तक चारों जिम्मेदार हो जाएंगे, चारों जिम्मेदार हो जाएंगे। 459, 460, 459 एक में आ रहा है, 460 दूसरे में आ रहा है। अब ये जो मैंने बात बताई है ना, इसको थोड़ा एक बार शांति से अकेले में ऑब्जर्व करना, अकेले, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं, सॉलिटरी स्टडी, अकेले में ऑब्जर्व करना और एक बार उसको अच्छे से रिकॉल कर लेना। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं 441 से लेकर 460 तक की रेंज आपको याद हो जाएगी। वो रेंज क्या हो सकती है आपको अच्छे तरीके से वहां पर याद हो जाएगी अगर आप थोड़ा इस चीज को अच्छे तरीके से डील कर लोगे तो। फटाफट एक बार मेरे साथ 2 मिनट में रिवाइज कर दो, क्योंकि मैंने आज जिद ठान के रखी आपको 441 से 460 याद करवाना है तो करवाना है। 441 क्रिमिनल ट्रेसपास डन, उठाओ साइड में रख दिया।
442 हाउस ट्रेसपास, उठाओ साइड में रख दिया। अगर यही हाउस ट्रेसपास गृह अत्याचार नाइट अपने छुपा के करोगे 443, नाइट में करोगे 444, गृह भेदन करोगे, हाउस ब्रेकिंग करोगे 45, हाउस ब्रेकिंग नाइट में करोगे तो 446। डेफिनेशन पार्ट इकट्ठा किया, साइड में रख दिया। पनिशमेंट पार्ट 47 से लगाकर 60 तक, 447 से 460 तक। 447 क्रिमिनल ट्रेसपास की बेसिक पनिशमेंट, 448 हाउस ट्रेसपास की बेसिक पनिशमेंट, मतलब हाउस ट्रेसपास के साथ कोई अन्य ऑफेंस नहीं हो रहा। अब ये जैसे ही हाउस ट्रेसपास आता है आपके माइंड में ये चार्ट आना चाहिए। सबसे पहले क्या था, नो अदर ऑफेंस 448, ऐसा ऑफेंस डेथ वाला हाउस ट्रेसपास प्लस डेथ 449, हाउस ट्रेसपास प्लस एलआई आजीवन कारावास 450, हाउस ट्रेसपास प्लस अदर इंप्रिजनमेंट कोई अन्य तरह का ऑफेंस वाली बात आ रही है 451, 452 आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट एक्सेट्रा 452 डन। हाउस ट्रेसपास आपका काम खत्म हुआ। नेक्स्ट है लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग, उसके अंदर 453 विथ नो अदर ऑफेंस, कोई अन्य ऑफेंस नहीं है 453, विद द ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एक्सेट्रा तो 454, या अलॉन्ग विद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो तो 455, और एक हमने उठाया 459 को भी इसके साथ में जोड़ दिया, जहां पर क्या था, आप क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो उसको हर्ट या असॉल्ट पहचाने का, साथ साथ में लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग के साथ साथ। उसके बाद में 456, 57, 58 क्या थे हमारे, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, नाइट में अगर आप ये चीज करते हो तो वहां पर ठीक है पनिशमेंट वही विथ नो ऑफेंस 456, विद एनी इम्प्रिजनमेंट, कोई भी इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस है 457, और विद द प्रिपरेशन 458, और इसी के साथ में 460 अगर आप कोई इस तरह का डेथ वेथ या कमिट या अटेम्प्ट करते हो तो 460 के अंदर आ जाएगा। आई होप यहाँ पर अब जाके मैं थोड़ी सी गलत फहमी पाल सकता हूँ, ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। जरूरत है तो सिर्फ एक बार अच्छे तरीके की रिवीजन की, लेकिन यहाँ पर 459 और 460 में जरूर आपको साथ में पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 459 की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, वू एवर, जो कोई भी वाइल कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, क्या कर रहा है, मतलब हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ट्रेसपास या गृह भेदन कमिट करते हुए कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए, और अटेम्प्ट टू कोज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, या तो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए या फिर डेथ या ग्रीवियस हर्ट का क्या करे, वो अटेम्प्ट करे टू एनी पर्सन, तो उसको 459 में पनिशेबल हो जाएगा। पनिशमेंट भूल जाओ, ठीक है। 460 पे आ जाओ, ऑल पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट punishable where death or grievous hurt caused by one of them, if at the time of committing of lurking house trespass by night or house breaking by night, रात्रि गृह भेदन या रात्रि गृह प्रसन्नाच्छन्न गृह अतिचार करते समय एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शैल वॉलंटरी कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज, या तो करे या प्रयास करे डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, एवरी पर्सन जॉइंटली। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 459 में डेथ को कमिट करने वाला पॉइंट क्लियर नहीं होगा, डेथ को कमिट करने वाला पॉइंट नहीं आएगा, डेथ का अटेम्प्ट आएगा, डेथ को कमिट करने वाला पॉइंट नहीं आएगा, तो वो आ जाएंगे 460 के अंदर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर 461 के अंदर। 461 यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दो इस पार्ट बचे हैं, दोनों सेक्शन को भी कवर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग अपॉन रिसेप्टर कंटेनिंग प्रॉपर्टी, ऐसा कोई पात्र जिसमें के अंदर क्या हो, प्रॉपर्टी हो, तो ऑब्वियस सी बात है मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, वू एवर डिसऑनेस्टली और विथ इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, देखो एक अपराध दूसरे अपराध में काम आ रहा है। 461 के दो उद्देश्य हैं। अभी आपके मस्तिष्क में एक सवाल ये भी घूम रहा होगा, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है 511, कि वहां पर जो अटेम्प्ट करते हैं वो भी ऐसे कैसे हैं, और यहां पर भी क्या है, यहां पर आप रिसेप्टेबल खोलते हो और आपको अंदर से कुछ मिलता नहीं है, तो यहां पर भी ऐसी बात आ सकती है। तो दोनों को समझना पड़ेगा कि कौन सा 511 में भेजना है और कौन सा 461 में भेजना है। इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि 80% जो छात्र होते हैं विधि के, उनके मस्तिष्क में एग्जाम टाइम में ये कंफ्यूजन घर कर जाता है, 511 लगाएं या 461 लगाएं। इसलिए बहुत अच्छे से समझना, चेतावनी दे रहा हूं पहले से, मौसम विभाग वाली चेतावनी, बारिश हो सकती है तेजदार, इसलिए छाते वाते तैयार रखो, समझो इस चीज को।
वो एवर डिसऑनेस्टली, पहला शब्द अंडरलाइन करो, डिसऑनेस्टली। दूसरा विथ इंटेंट टू कमिट मिसचिप, या फिर मिसचिप करने के इंटेंशन से। ब्रेक ओपन और अनफास्टन एनी क्लोज रिसेप्टेकल, किसी क्लोज बंद चीज को तोड़कर खोले या अनफास्टन करे, और विच ही बिलीव टू कंटेन प्रॉपर्टी, जिसमें या तो है या उसको लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 साल या फाइन। अब इसको एक बार हमने पढ़ा, अब एक बार तुरंत प्रभाव से हम 511 पढ़ेंगे। जरा 511 निकालो। 511, who ever attempt to commit an offense। पहली बात, सबसे पहली चीज क्या आ गई कि कोई भी ऑफेंस कमिट करने का क्या करे, अटेम्प्ट करे। अटेम्प्ट करें, यहां पर वहां पर तो ऑफेंस ही कर रहा है, ध्यान से अंतर समझते हुए चलना। 461 में वो ऑफेंस ही कमिट कर रहा है, वहां पर ऑफेंस करने का कोई अटेम्प्ट नहीं है, वहां पर ऑफेंस ही कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, अटेम्प्ट करेगा ऑफेंस का। पनिश, ऐसा ऑफेंस जो कि इस कोड के द्वारा पनिशेबल हो विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट, है ना। और टू कोज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या फिर इस तरह का ऑफेंस करने के लिए क्या करता है, कारण क्रिएट करता है। एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और ऐसा अटेम्प्ट करने में वो ऑफेंस करने के संबंध में कोई मतलब क्या कर दे, कोई कार्य कर दे। इन शॉर्ट अटेम्प्ट करें। Where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment for this. अब यहां में और उसमें फर्क क्या है? एग्जाम में आपके केस में सवाल आया कि एक व्यक्ति ने चोरी करने के आशय से बॉक्स ओपन किया, चोरी करने के आशय से बॉक्स ओपन किया, बॉक्स को तोड़ा, बॉक्स में कुछ मिला नहीं, बॉक्स को तोड़ दिया, बॉक्स देखा, बॉक्स खाली मिला, तो इसको अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहा जाएगा, थेफ्ट कहा जाएगा, या 461 कहा जाएगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, 461, या फिर आपके तीसरा कौन सा बताया मैंने, 511। 3 में से कौन सी चीज होगी, समझना। यहां पर पहली बात, थेफ्ट तो हो ही नहीं सकता, थेफ्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि थेफ्ट तो हुई नहीं ना, चोरी तो वहां से कुछ हुई नहीं, वो तो खाली था। अटेम्प्ट टू थेफ्ट, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर शब्द 2 मिल जाए आपको, डिसऑनेस्टली या मिसचीफ करने का इंटेंशन से बॉक्स तोड़ा गया, बॉक्स को किस लिए तोड़ा गया है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, या फिर आपको किस लिए तोड़ा गया, आपने उसको मिसचीफ, उसको नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से। अब किसी के ज्वेलरी बॉक्स रखने की, बहुत कीमती वाला बॉक्स था, आपका इंटेंशन था उसको तोड़ना, मिसचीफ पहुंचाना, इसलिए आपने उसको तोड़ दिया। आप चाहते थे कि यार उसको मतलब ये बॉक्स का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिले। आप किसी शादी में गए, सुनना अच्छे से, आप किसी शादी में गए, आप कोई एक गेस्ट जो आपके साथ बैठा है, आपके पास बैठा है, उसकी जो ब्रीफकेस था वो लॉक वाला ब्रीफकेस था, वीआईपी टाइप का, मतलब अच्छा खासा। तो आपने कहा यार क्यों ना मतलब इसका सामान वामान तोड़ दिया जाए वगैरह, या फिर इसमें से क्या किया जाए, इसको नुकसान पहुंचाया जाए। आपने वो ब्रीफकेस तोड़ दिया, वहां पर आपका इंटेंशन था ही नहीं उसके ब्रीफकेस के अंदर की चीजों को चुराना, आपका ऐसा इंटेंशन ही नहीं था, चुराना इंटेंशन नहीं था, आपने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, मिसचीफ करने के लिए, या फिर डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट का तरीके से। अब देखो, एक तो होता है डिसऑनेस्टली इंटेंशन रखना, सिर्फ मेन सिरिया रखना, या मिसचीफ करने का इंटेंशन रखना। 2 शब्द जहां पर मिलेंगे वहां पर 461 की एप्लीकेबिलिटी होगी। ये 2 शब्द जहां पर नहीं मिल रहे हैं वहां पर आप 511 को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 511 तब होगा जब एक्चुअल में कोई दूसरा ऑफेंस वहां पर एप्लीकेबल होता हो। जैसे थेफ्ट एप्लीकेबल हो रहा है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ इसलिए अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो गया, उसके अंदर आ जाएगा 511 के अंदर। जबकि 461 के अंदर देखो, आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एग्जाम में तो आपको बाकी सारी चीजें याद नहीं रहने वाली हैं, 2 चीजें जरूर याद रह जाएगी। अगर आप किसी बॉक्स को तोड़ते हो या उसको खोलते हो डिसऑनेस्टली, या आप मिसचीफ करने के एंगल से, मिसचीफ करने के इंटेंशन से ऐसा करते हो, तब तो आ जाएगा 461। भले ही उसके अंदर कुछ मिले, उसके अंदर कुछ मिले लेके भाग गए, नहीं भाग गए वो दूसरी बात है, ठीक है, ये आ जाएगा 461, बॉक्स को तोड़ा है तो, ठीक है। और अगर आपने ऐसा बॉक्स तोड़ा है जो आपको कस्टडी में दिया गया था, आपके वो बारात के अंदर उस आपके मेहमान ने कहा कि यार थोड़ा सा मेरे ब्रीफकेस का ध्यान रखना, मैं आता हूं अभी, आपकी कस्टडी सुपुर्द कर दी, तो जैसे ही कस्टडी वर्ड आ जाता है 462 हो जाएगा। 461 वाला ऑफेंस ही अगर कस्टडी में किया जाए, आपको संभला के दे गया हुआ है,
आपके द्वारा आपके भरोसे पे रखा हुआ है, फिर आपने तोड़ा है, 462 आ जाएगा। यहाँ पर वापस कहूँगा मैं 461 और 511 को आइडेंटिफाई करने का एक स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उस स्लाइड को ऑब्जर्व करना। यस, ऑब्जर्व कीजिए स्लाइड को। 461, अगर कोई डिसऑनेस्टली या मिस्टीव करने के आशय से किसी क्लोज रिसेप्टिकल को, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, जो भी बक्सा खोला जा रहा है ना वो क्लोज होना जरूरी है, क्लोज होना जरूरी है। ओपन बॉक्स में से कोई भी चीज नहीं की जा सकती, ओपन में से कोई चीज नहीं की जा सकती, ठीक है। को ब्रेक ओपन या अनफास्टन करने का प्रयास करें, ठीक है। फर्दर ऑफेंस लाइक थेफ्ट, मिस्चीफ एक्सेट्रा मे बी कमिटेड। अब देखो, अब आपने बॉक्स को तोड़ के सामान लेके भाग गए हो तो उसके साथ में 379 अलग से जुड़ेगा, 461 प्लस 379 दूसरा ऑफेंस भी जुड़ जाएगा, लेकिन बॉक्स को तोड़ने तक सीमित है 461। बेसिकली क्या होता है कि आप बॉक्स को तोड़ किसी न किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो ना, मिस्चीफ पहुंचा रहे हो ना, तो ये पॉइंट यहां पर आ सकता है। अगर वैसे आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने जो आपको मिस्चीफ का होमवर्क दिया था ना, उसमें से एक सेक्शन ये भी कवर्ड हो रहा है 461, यहाँ पे भी ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और यही चीज जब कस्टडी में की जाएगी, आपको चीजों की कस्टडी दे रही थी, फिर आपने 461 कर दिया तो 462 का अपराध। जबकि 511 में क्या है, अगर किसी बॉक्स को इसलिए ब्रेक ओपन करें ताकि उसके अंदर रखी चीज को चुरा सके। भाई अन्यथा मुझे बताओ, आप सोचो एक जरा, आप ऐसा कौन से ऑफेंस का अटेम्प्ट करोगे जिसमें चोरी के अलावा कोई दूसरा ऑफेंस हो रहा हो? सोचो। रॉबरी हो सकता है, बट रॉबरी का तो इंग्रेडिएंट है चोरी, चोरी ही नहीं है तो रॉबरी तो होने का सवाल ही नहीं होता। रॉबरी से ही तो चोरी आगे, चोरी से ही तो आगे रॉबरी बनेगा या फिर एक्सटॉर्शन से बनेगा, वो एक अलग बात है। मतलब अगर आप किसी बॉक्स को तोड़ोगे तो क्यों तोड़ोगे? सोचो। या तो कोई है किसी की मदद करने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, किसी की मदद करने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, वो तो गुड फेथ है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड फेथ में कोई तोड़ रहे हो तो कंसेंट के साथ तोड़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कंसेंट के बिना ऐसा तोड़ा जाता है तो एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा बॉक्स को तोड़ना, वो है चोरी करना। तो अगर आप चोरी करने के उद्देश्य से ऐसा बॉक्स को तोड़ रहे हो वहां पर, ठीक है, और नथिंग फाउंड इन ब्रेक ओपन बॉक्स, उसमें से कुछ भी नहीं मिला है, तो वो तो अटेम्प्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो शब्द डिसऑनेस्टली तरीके से और मिस्चीफ से, बेसिकली है ना, यहाँ पर जो मेन श्रिया है वो मेन श्रिया, ये दो शब्द है। मेन श्रिया यहाँ पर दो शब्द है और यहाँ पर मेन श्रिया वो संबंधित अपराध की मेन श्रिया होगी। ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों के अंदर। 461 में मेन श्रिया अपने आप में दो शब्द आए, या तो डिसऑनेस्ट या इंटेंशन ऑफ मिस्चीफ, जबकि यहां पर मेन श्रिया कौन सी होगी? किसी भी अटेम्प्ट में, किसी भी ऑफेंस के अटेम्प्ट में मेन श्रिया होती है उस मेन ऑफेंस की जिसका अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो यहां पर मेन श्रिया किसकी होगी? उसकी तरह की होगी। फर्दर नो ऑफेंस एक्सेप्ट अटेम्प्ट कैन बी कमिटेड, और यहां पर कोई फर्दर ऑफेंस नहीं हो सकता, जबकि 461 में कोई फर्दर ऑफेंस हो सकता है। तो यहां से आप ये भी तरीका निकाल सकते हो, अगर बॉक्स खोलने के बाद कोई दूसरा ऑफेंस हो सकता है तो 461 में लेके जा सकते हो। दूसरा ऑफेंस नहीं हो सकता है इसके अटेम्प्ट के अलावा, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। एक सवाल आता है कि किसी व्यक्ति की पॉकेट में से पर्स निकाला गया, पर्स आपने निकाला, अचानक उसको भनक लग गई, आपने पर्स वहीं पर छोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? क्या ये 461 आएगा क्या? अरे पर्स है, कोई बॉक्स तोड़ना है, कोई बॉक्स तोड़ना है जिसको जबरदस्ती तोड़ दिया गया हो, या फिर वो कोई लोहे की तिजोरी अपने साथ लेके थोड़ा घूमता है कि उसको तोड़ दिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो? ऐसा तो नहीं है। तो वो कैसा ऑफेंस होगा? वहां पर आपने बेसिकली क्या किया है, भले वो सामान वहां पर छूट गया हो, आपने अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट किया। कई बार पता है क्या होता है, चीजें छोटी सी होती हैं, हमें लगता है यार इसमें क्या आएगा, हम एवं कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको आप बड़े लेवल पे देख के चलो। एक चोर है, रात को घर में खिड़की से अंदर घुसा और जैसे ही उसने तिजोरी को खोलने का प्रयास किया, उसमें अलार्मिंग सिस्टम था, अलार्म बजने लग गया, वो चोर तुरंत वहां से भाग गया। तो ये जो एग्जाम्पल है, घर में चोरी करके घुसना, अलार्म का बजना, उसका भागना, ये एग्जाम्पल, और किसी के पर्स में हाथ डालना, पर्स निकालना, लेकिन पर्स वहां से नीचे गिर गया, ये दोनों एक ही है, दोनों एक तरह के हैं। दोनों में क्या हो रहा है? अटेम्प्ट टू थेफ्ट का ही प्रयास किया जा रहा है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट का ही प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक बार इसको ऑब्जर्व कर देना। देखो, कस्टडी में देना या ट्रस्ट में देना,
आप किसी को कस्टडी में देते हो मतलब आप उसको ट्रस्ट में दे रहे हो। सही शब्द क्या इस्तेमाल होगा? ट्रस्ट। ये ट्रस्ट वाला शब्द आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिकली 421 से लगाकर 462 तक के सारे ऑफेंस को कवर करने का एक छोटा सा प्रयास किया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो अच्छा सा रिवीजन कर देना। कल प्रॉपर्टी के बाकी ऑफेंस को डिस्कस करेंगे हम अच्छे तरीके से, और उससे पहले दो चीजें मुझे करवानी है। एक तो सेक्शन 297 पे आओ, वहां पर भी कुछ ट्रेसपास हो रहा है, उसको लगे आज साथ साथ समझते हैं। 297 पे आइए जरा। रिलीजन के संबंध में अपराध है, वहां पर भी कुछ ट्रेसपास जैसी चीज हो रही है जिसे हमें क्या करना है? समझने का प्रयास करना है। सेक्शन 297 की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं मैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको। देखिए, ट्रेसपासिंग ऑन अ बुरियल प्लेसेस एक्सेट्रा, ये जहां पर भी एक्सेट्रा है समझ लेना, उसके अंदर कुछ और पॉइंट भी हो सकते हैं। Whoever with the intention of wounding the feeling of any person, किसी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना चाहता है, और ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन, या फिर किसी की धर्म का अपमान करना चाहता है। देखो, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना, किसी के धर्म का अपमान करना, और विद द नॉलेज दैट फीलिंग ऑफ एनी पर्सन आर लाइकली टू बी वाउंडेड और रिलीजन ऑफ एनी पर्सन इज लाइकली टू बी इंसल्टेड। मतलब इंटेंशन भी है, नॉलेज, दोनों कवर्ड हो सकता है। कई बार आपका नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो भी आप 297 में आ सकते हो। ऐसा करने के लिए, ये तो क्या थी? मेन श्रिया थी। पहला पैराग्राफ साइड में लिख लो, मेन श्रिया। वापिस वही बात कहूंगा, अपराध को मेन श्रिया और एक्टिव श्रियस दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। मेन श्रिया आ गई। एक्टिव श्रियस क्या है? कमिट एनी ट्रेसपास इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी प्लेस ऑफ सेप्टल्चर और एनी प्लेस सेट अपार्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फुनरल राइट्स। तीन बातें दे रखी है। कौन कौन सी बातें दे रखी है? किन किन जगहों पर, मतलब ये संभावित जानते हुए कोई व्यक्ति किन किन जगहों पर वहां पर जबरदस्ती घुस रहा है, उसको समझने का प्रयास करना। शैल बी और ऑफर एनी इनडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्पस, या फिर किसी भी मृत शरीर को इनडिग्निटी पहुंचे। आजकल एक व्हाट्सएप पे आपका वो भी मैसेज वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी को मारने जाता है, वो ऑलरेडी मरा हुआ था और उसके अकॉर्डिंग उस पर उसने किसी ने कुछ वापस दनादन उसकी डेड बॉडी पर हमला कर दिया, उसको जीवित समझते हुए। कौन सा अपराध होगा? 297 के में डालोगे। अब अनफॉर्चुनेट है कि उसको आप किसी दूसरे में कवर कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर कौन कौन सी जगहें, जरा उनको जरूर ध्यान रखना। वर्शिप की जगह है, सेपरेचर की जगह है, या जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं, अंतिम संस्कार करने होते, वो वाली जगह है, या फिर एज ए डिपोजिटरी फॉर द रिमेन ऑफ द डेड, यानी कि आपका जो वो जहाँ पे शव रखे जाते हैं, मोर्चरी हैं, या किसी भी ह्यूमन कॉर्पस की डिग्निटी को हर्ट करना या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल सेरेमनी, जो अंतिम संस्कार के लोग इकट्ठे हुए हैं उनके बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो ये सारे ऑफेंस 297 में आ रहे हैं। ऐसे करने से आप ट्रेसपास कर रहे हो। देखो, सबसे बड़ी चीज है, इन सबको करने के लिए जरूरी क्या है? ट्रेसपास करना, ट्रेसपास कमिट करना। सपोज करो, लिसन विद द ब्रॉड माइंड, आप क्या कर रहे हो? किसी कब्रिस्तान में किसी ह्यूमन हिंदू बंदे की बॉडी को जलाने के लिए लेके जा रहे हो, या फिर हिंदुओं का जो शमशान घाट है वहां पर किसी मुस्लिम पर्सन की डेड बॉडी को आप दफनाने जा रहे हो। ऐसा कोई भी सीन क्रिएट कर रहे हो, क्या हो जाएगा? 297 का भावनाएं आहत कर रहे हो वगैरह, फीलिंग हर्ट कर रहे हो वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो आजकल वो जाति वाला जो सीन बना हुआ है ना, कि ये सिर्फ प्रजापत समाज के लोगों को दफनाने, मतलब उनको अंतिम संस्कार करने के लिए होगा, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होगा, ये सिर्फ उनके लिए होगा, ये अपराध में नहीं आता है। ध्यान रखना, कोड इसके अगेंस्ट है, कोड इसके अगेंस्ट है। अगर ब्राह्मणों के पर्टिकुलर वहां पर किसी अन्य को जला दिया जाता है तो उसमें नहीं, बट बिल्कुल ही अलग तरह का रिचुअल है, जैसे हिंदू और मुस्लिम का अलग तरह का ही प्रथा है, तो वहां पर ये बात अप्लाई हो सकती है। तो ये तो 297 को देखना, और भी कोई ऑफेंस आए तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपका थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेशन में ले रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन। मुझे ये देखना है कि आपको ये सवाल समझ, जो मैंने आज टॉपिक डिस्कस किए हैं वो समझ में आए हैं कि नहीं आए। कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इनको। पहला सवाल बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये है
व्हाट इज द ट्रू अबाउट क्रिमिनल ट्रेसपास, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रेसपास के बारे में सही है? फर्स्ट, पर्सन एंटरिंग लॉफुली कैन ऑल्सो बी ट्रेसपासर, जो लॉफुली एंटर कर चुका है वो भी क्या हो सकता है, कहीं पर ट्रेसपासर हो सकता है बाद में। इंटेंशन ऑफ पर्सन मस्ट बी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, एनॉय और इंसल्ट। इंटेंशन कैसा होना चाहिए, कोई ऑफेंस करने का, इंटिमिडेट करने का, ऐसा होना चाहिए। तीसरा, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट ऑनरशिप, ये ऑनरशिप के खिलाफ होने वाला अपराध है। फोर्थ, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आंसर इसका करेक्ट रहेगा, आप में से काफ़ी लोग शायद आंसर निकाल चुके होंगे। बेसिकली यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि दिस आंसर विल बी द करेक्ट, फोर्थ वन। क्योंकि आप अगर लॉफुली कहीं पर एंटर करते हो तो बाद में भी क्या हो सकता है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप क्या कर रहे हो, वहां पर क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रहे हो। आप किसी के घर पर तो उसकी परमिशन एंटर हुए, बट वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो ये चीज आ सकती है। सेकेंड, थोड़ा सा फास्ट रहना मेरे साथ में है ना, क्योंकि अपन काफी चीजों को कर चुके हैं तो ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। अच्छा, एक पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, एक शब्द आया था ऑनरशिप। ट्रेसपास कभी भी ऑनरशिप के खिलाफ नहीं होता है, ट्रेसपास होता है ऑक्यूपाइड पर्सन, जिस पर्सन जो वहां पर रह रहा है ना, जो जिसके पास कब्जा है उसके खिलाफ। जैसे मकान मालिक कहने किराए पर दे रखा है मकान, उस किराएदार के मकान में कोई घुस जाता जबरदस्ती, अब किराएदार मालिक तो है नहीं, ऑनर तो है नहीं, फिर भी ट्रेसपास होगा क्या? यस। तो ये ऑनरशिप के खिलाफ होने वाला अपराध में नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज ट्रू अबाउट हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास के बारे में कौन सी चीज सही है? पहली, एवरी क्रिमिनल ट्रेसपास इज हाउस ट्रेसपास। सेकेंड, एवरी हाउस ट्रेसपास, ये दूसरा सवाल है ना, नंबर 2, एवरी हाउस ट्रेसपास इज क्रिमिनल ट्रेसपास। इंट्रोडक्शन ऑफ फुल बॉडी ऑफ ट्रेसपासर इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। चौथा, सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सोचिए जरा। देखो सवाल है तो कुछ लॉजिक भी होगा, लॉजिक है तो आंसर भी होगा। सीधा सा बात है, यहां पर ध्यान रखना। पहले गलत सवालों को मैं यहां पर टिक कर देता हूं, गलत कौन से होंगे। सबसे पहले तो जिनका आंसर फोर्थ है वो गलत है। वो गलत क्यों है समझिए। तीसरा पॉइंट उल्टा रिवर्स ऑर्डर में चलता है। फुल बॉडी को इंट्रोड्यूस करना, मतलब जब तक आप पूरे के पूरे उसके लैंड पर नहीं जाओगे तब तक ट्रेसपास नहीं होगा क्या? नो, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, पढ़ना वापस अच्छे से, या तो आपकी बॉडी या एनी पार्ट ऑफ बॉडी एंटर कर जाए तो भी क्या कहलाता है? ट्रेसपास तो भैया कमिट हो गया, ट्रेसपास तो कमिट हो गया। इसलिए फुल बॉडी का जाना जरूरी नहीं है, पूरे के पूरे शरीर का एंटर करना जरूरी नहीं है। ये गलत है, ये गलत था तो ऑब्वियस सी बात ये भी गलत हो गया। पहला पॉइंट गलत इसलिए है क्योंकि 442 के अंदर 441 शामिल है, उल्टा नहीं होता है। हाउस ट्रेसपास के अंदर क्या है? क्रिमिनल ट्रेसपास शामिल है, क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर हाउस ट्रेसपास शामिल नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सेकंड है जो इसका सही आंसर यहां पर होगा। जिन्होंने फर्स्ट दिया है उन्होंने भी थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। सभी आपराधिक अत्याचार गृह अत्याचार होते कैसे होंगे? 441 तो सबसे छोटा एलिमेंट है, 441 तो सबसे छोटा एलिमेंट है। गलती मत करना। देखो हम यहीं पर गड़बड़ कर लेते हैं, हमें सब कुछ आता है ऐसा सोच के हम सवाल को फटाफट टिक कर देते हैं और वो मामला गड़बड़ हो जाता है। बी प्रिपेयर्ड, सोचो जरा एक बार, कोई भी सवाल दिया इतना भी आसान नहीं होगा। ये प्री के सवाल में हम यही सिली मिस्टेक करते हैं, यही सिली मिस्टेक्स वहां पर होती है, तो ध्यान रखा करो इन चीजों का। एक और सवाल आपके लिए, थर्ड, बताओ, ए फाइंड द की ऑफ जेड हाउस डोर। अ को है जो ब के घर की चाबी मिलती है जो कि खोई गई थी, खो चुकी थी, गुम हो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी। तो ए क्या करता है? उसकी चाबी से उसके जेड के घर में एंटर कर लेता
हैविंग ओपन द डोर विद दैट की, उस की से गेट खोलता है और घर के अंदर एंटर कर लेता है, और घर के अंदर एंटर कर लेता है। अब मुझे बताओ व्हाट ऑफेंस ए हैज कमिटेड, ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 3 का आंसर आप क्या देते हो, लेट्स सी। सोचो, ऑब्जर्वेशन का समय है आपके पास। ये इसने मेरे ख्याल से कुछ ऑप्शन अच्छे देने चाहिए थे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, रॉबरी होगा, थेफ्ट होगा, चलो ये बता दो। ध्यान रखना, थेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि थेफ्ट में किसी और के पोजीशन से आप चीज चुराते हो, तो यहां पर तो उसको गुमी हुई चीज मिली, इसलिए थेफ्ट नहीं हो सकता। थेफ्ट नहीं है और एक्सटॉर्शन कहीं से दिख नहीं रहा है, तो रॉबरी भी नहीं हो सकता। लूट नहीं हो सकता ना भाई, लूट होने के लिए या तो चोरी या उद्यापन होना जरूरी है। उद्यापन यहाँ पर दिख नहीं रहा, धमकी वमकी का कोई सीन है नहीं, और चोरी नहीं है तो रॉबरी भी नहीं है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जेड ने खुद अपने घर की चाबी नहीं संभलाई है। हाउस ब्रेकिंग हो सकता है, अगर आप अनफास्टन करते हो, किसी भी व्यक्ति के घर है उसमें आप जबरदस्ती एंटर कर रहे हो, क्या होगा, वो अपने आप में हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। बट मुझे मजा तब आता जब सेकंड ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा होता, सेकंड ऑप्शन दे रखा होता हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास इस तरीके से, तब आप लोग कंफ्यूज जरूर होते कि 1 और 2 में से कौन सा आंसर आएगा। ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को अनफास्टन को फास्टन किया, ओपन द लॉक वाला ऑप्शन, अगर यहां पर सेकंड ऑप्शन की जगह अगर हाउस ट्रेसपास भी होता ना, तो भी कंफ्यूज मत होना, आंसर आपका जो है वो फर्स्ट ही रहता, क्योंकि ओपनिंग लॉक ओपन करके भी एंटर कर रहे हो बिना कंसेंट के, तो भी यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल। Which section deal with the offense dishonestly breaking upon receptacle containing property? बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा। यह है आपके क्वेश्चन नंबर 4th का क्या आंसर रहेगा यहाँ पे। What will be the correct answer here? सेक्शन बेस्ड सवाल अगर आ गए ना, और आपको सेक्शन के बारे में अच्छे तरीके से पता है, आप यकीन मान के चलो फर्स्ट बॉल पे सिक्सर मारने वाली फीलिंग एंजॉय करोगे उस समय। फर्स्ट बॉल पे सिक्सर मारने वाली फीलिंग, अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको चीज़ याद रहती है कि नहीं रहती है। 463 तो हमारे फॉर्जरी से संबंधित है, तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं हाउस ट्रेसपास वगैरह से। और यहाँ पर क्या है, रिसेप्टेबल को ब्रेकन करना, खोलना उसको। 461 इसका करेक्ट आंसर है। 460 तो हमारे क्या था, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, उसके संबंध में ऑफेंस आता है। देखो अगर आपको बाय नाइट भी यहाँ दिखा रहेगा ना, तो आप कम से कम इतना तो आइडिया लगा लोगे कि हाँ यार बाय नाइट में तो 460 आता है, 459 तो आता ही नहीं है। तो ऐसे आप कुछ ट्रिक से ये चीजें भी फाइंड आउट कर पाओगे। सही आंसर इसका क्या रहेगा, 461 रहेगा, ध्यान रखना। ओके, बेसिक सवाल था ये। लास्ट सवाल है, लास्ट मिनट भी बचा है हमारे पास, फटाफट सॉल्व कीजिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है। 445 में हाउस ब्रेकिंग है, 447 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास, 460 grievous hurt caused while committing lurking house trespass or house breaking. What will be the correct answer of this one? Fifth का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनकरेक्ट मैच जो यहां पर है वो कौन सा होगा, दिस वन। 460 ग्रीवियस हर्ट का नहीं है, हाउस ब्रेकिंग कमिट करते समय अगर आप कुछ कर देते तो यहां पर क्या होगा, 4th, यहां पर इसका इनकरेक्ट आंसर रहेगा। एक अनाउंसमेंट, इस संडे को आपके आईपीसी का टेस्ट रहने वाला है, मैं ऑलरेडी शायद कह चुका हूं। संडे को सुबह 10 बजे आपके आईपीसी का टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। फोल्डर कौन सा, यही फोल्डर आईपीसी का SJS बैच के अंदर इस संडे को आपके क्या रहेगा, टेस्ट रहने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सुबह 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। ओके, 10 बजे टेस्ट होगा, 24 घंटे तक आपका टेस्ट वहां पर रहने वाला है। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। कहां से कहां तक, सेक्शन 1 से लगाकर एक तरीके से 120 तक।
That's the information for you all. Thank you so much. See you again tomorrow. Have a great day.